What's up guys, I hope you are doing well. I am वीर, वेलकम टू स्टेलर फैमिली। तो कैसे हो मेरे दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफ़ी अच्छे से रख रहे हो। आज है 16 जुलाई। आज का इंपॉर्टेंट न्यूज़ एनालिसिस जो है बहुत शानदार रहने वाला है। इसमें हम लोग अलग अलग न्यूज़पेपर के और इसी के साथ में PIB के आर्टिकल डिस्कस करेंगे, जिससे कि काफ़ी शानदार आप लोगों का ये एक बैलेंस डाइट आप लोगों के सामने निकल कर आएगी, जिसमें करंट और स्टैटिक और इसी के साथ में आप लोगों के MCQ की प्रैक्टिस भी आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो बिल्कुल शानदार लेवल पर आप लोग चीज़ों को अचीव कर पाएंगे। बस छोटा सा काम करना है आप लोगों को, वीडियो को टकटकी लगाकर देखना है, ताकि जो भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएं उनका आंसर आप लोग दे सको और अच्छे से इस पूरे डिस्कशन को एंजॉय कर सको। कई सारे आर्टिकल बहुत ही बेहतरीन रहने वाले हैं, जो कि हर तरीके से डिस्कस करूंगा, चाहे आप लोग मेंस का क्वेश्चन हो, चाहे आप लोग प्रीलिम्स के बारे में आप लोगों से कोई पूछे। एक आर्टिकल होगा MG नरेगा के बारे में, ठीक है, बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं। इसी के साथ में आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिलेंगे WTO के बारे में, 2 आर्टिकल। एक तो आर्टिकल जो है कल के न्यूज़पेपर का है, एक आर्टिकल जो है उससे पहले डिस्कस किया था। यानी कहने का मतलब यहाँ पर ये कि अब उसको एक प्रॉपर फॉर्म में मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा। एक बच्चा कह रहा है कि सर आर्टिकल छूट गए 1-2। देखिए, आर्टिकल छूटेगा नहीं, आप लोग पूरे वीक में आप लोग उसको देखिएगा। जब आप लोग पूरे वीक में बैठोगे ना, तो आप लोगों को पता चलेगा कि वो जो आर्टिकल है छूटा नहीं है। वो जानबूझकर मैं होल्ड पे रख देता हूँ, क्योंकि मैं देखता हूँ जो आर्टिकल हिंदू में आ गया फिर इंडियन एक्सप्रेस में आएगा। अब आज डिस्कस कर दिया फिर कल डिस्कस करो उसको, ऐसा नहीं है। मैं क्या करता हूँ, जब दोनों में वो आर्टिकल आ गया, अब दोनों को कंबाइन कर लो और कंबाइन करने के बाद में उसके ऊपर क्वेश्चन फ्रेम करता हूँ आप लोगों के लिए, जो MCQ के क्वेश्चन आप लोगों के सामने आते हैं। और फिर उसके ऊपर अगर मेंस का भी कोई क्वेश्चन बनता है वो फ्रेम किया जाता है, तो प्रॉपर एक आप लोगों का टॉपिक तैयार हो जाता है। तो डेली वही चीज जो चलती है उनको रिपीट करने से बच जाते हैं। तो इससे एक प्रोडक्टिव डिस्कशन आप लोगों का होता है। अच्छे से अगर आप लोग लेकर चलोगे तो शानदार तरीके से समझ पाओगे। जैसे आज की डेट में 2 आर्टिकल दे रखे हैं एंटीसिपेटरी बेल के ऊपर, इसी के साथ में इंडियन एक्सप्रेस के ऊपर 2 आर्टिकल, बेल के ऊपर दे रखे हैं। इंडियन एक्सप्रेस में 2 आर्टिकल आ रखे हैं पहले भी, ठीक है। उनको कंबाइन कर और उसके ऊपर क्वेश्चन फ्रेम कर कल डिस्कस करूंगा उसको, ठीक है। तो ऐसा नहीं है छूट जाएगा। नीरज चोपड़ा का आर्टिकल आ रखा है, अभी उनके द्वारा जो प्राइज जीता गया, एडिटोरियल आ रखा है उसके ऊपर। एडिटोरियल मैंने कल डिस्कस कर लिया था, ठीक है। आज फिर उसको लेकर बैठे, कोई मतलब नहीं है। कल वाली वीडियो जिसने देखी होगी उसको पता है नीरज चोपड़ा के बारे में। और इसी के साथ में मैंने टेलीग्राम पर भी चीजें प्रोवाइड करा दी थी। अब पूरा फोकस यार ये है कि ये डिस्कशन इतना शानदार बने कि जो भी एक पॉइंट आप लोग डिस्कस करो, एंजॉय करो, वो शानदार तरीके से आप लोगों के सामने आना चाहिए, ठीक है। तो सारी डिटेल आप लोग देखते हैं यहाँ पर, क्या क्या जीता गया और क्या क्या चीजें आप लोगों को टेलीग्राम पर भी मिल जाती है। आंसर राइटिंग ग्रुप में आप लोग आंसर जरूर कीजिए, जिससे कि चीजें आप लोग अच्छे से एंजॉय कर सके। उसमें प्रॉपर आप लोग ये 2 क्वेश्चन डेली पोस्ट किए जाते हैं। भले ही लिखो, थोड़ा लिखो, पर लेकिन लिखो जरूर। माँ के पेट से कोई सीख के नहीं आता है, ट्राई करो तो आप लोग लिखने लगोगे, ठीक है। तो ये आप लोगों से रिक्वेस्ट इसलिए करता हूं मैं, क्योंकि यार देखो, अगर आज की डेट में आप लोग ये चीजें नहीं करोगे ना, आगे चलकर फिर याद करोगे कि यार उस टाइम पर ये चीजें कर ली होती, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर आप लोगों के सामने है ये SLVpedia का पेज। इसमें बहुत सारी चीजें मिलती है। जैसे कल आप लोगों का एक आर्टिकल डाला गया यहाँ पर, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो डेली एक आर्टिकल आप लोगों को यहाँ पर मिल जाता है, इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो ये हड़प्पा की जो साइट है उसके बारे में है। तो आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम किया जा रहा है। तीनों ग्रुप फ्री ऑफ कॉस्ट है, अच्छे से इनको एंजॉय कीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक पॉइंट डिस्कस करेंगे, काफी डिटेल में। कंफ्यूजन होगा तो उसको पूछ लीजिएगा कि यहाँ पर कंफ्यूजन है, उसको दूर किया जाएगा, ओके। और जो स्टार्टिंग में आप लोगों ने वीडियो देखी, यार जिंदगी में ना बिल्कुल इसी तरीके से लाइफ को एंजॉय करना है। प्रॉब्लम है वहां पर बाढ़ आ रखी है, पर लेकिन वो क्या कर रहे हैं, उसको एंजॉय कर रहे हैं। वहां पे सब नहा रहे हैं, अपना उस तरीके से माहौल बना दिया है। तो उस टाइम पर क्या होगा ना, आप लोगों के सामने जो दिक्कतें आएगी ना, उसको टैकल करने में आप लोगों को एक तरीके से साहस मिल जाएगा, ठीक है। आप लोग उसको एंजॉय कर पाओगे कि हाँ यार, इससे देखते हैं कैसे टैकल करना है। मान लीजिए बाढ़ आ रही है, वहां पे वो रो रहे हैं बैठ के, तो उन्हें क्या, चलो बाढ़ आ रही है तो अपने इसको स्विमिंग पूल बना लेते हैं, ठीक है। तो यही तो है प्रॉब्लम को देखने का नजरिया, वरना बैठकर रो भी सकते थे वो लोग। यहाँ पर नुकसान तो हो गया जो हो गया, अब चलो नहा लेते हैं थोड़ा सा उसके अंदर में। तो थोड़ा सा इस तरीके से अपने पैटर्न को चेंज करो, फिर देखो कितना मजा आता है आप लोगों को जिंदगी को जीने में। अच्छा, अगर आप लोगों से मैं पूछूं एक बार कि जीत आप लोगों को डिफाइन करनी है, यानी कि आप लोग जीत की परिभाषा क्या देंगे। अगर कोई आप लोगों से पूछ ले कि आप लोगों के शब्दों में जीत क्या है, तो आप लोग उसको क्या बोलेंगे? नीचे बताओ कमेंट बॉक्स में, देखता हूँ आप लोग की जीत की डेफिनेशन क्या है। इससे पता चलेगा कि आप लोग अपने बारे में कितना अच्छा सोचते हो। दूसरों के बारे में तो काफ़ी कुछ सोचते हैं, कभी थोड़ा सा टाइम अपने ऊपर भी दिया करो यार। आप लोगों को काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा अपने बारे में, अपने सोच के बारे में। अपनी सोच का दायरा भी इससे आप लोग बढ़ा पाओगे। बात की जा रही है, बातें हमेशा सफल लोगों की ही सुनी जाती है। रीज़न क्या है? क्योंकि यहाँ पर लोग जो है अक्सर सफल लोगों को ही देखते हैं। पर लेकिन चाणक्य साहब के द्वारा बोला गया है कि दूसरों की गलतियों से सीखो। परंतु असफल लोग भी आप लोगों को जिंदगी में बहुत कुछ सिखा जाते हैं। अगर मैं अपने शब्दों में मैं बताऊं कि सफलता और असफलता को अगर आप लोग देखें, तो रियलिटी में सफलता और असफलता में ज़्यादा डिफरेंस आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा।
अगर असफल जिस इंसान को बोला गया है वो रियलिटी में असफल है नहीं, उसने भी बहुत कुछ नया सीखा है अपनी ज़िंदगी में, तभी वो इस मुकाम पर आकर बैठा हुआ है। हाँ, ये अलग बात है कि वो इंसान जो अचीव करना चाहता था वो नहीं कर पाया, पर लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें वो अचीव कर चुका है जो ज़िंदगी में वो कहीं ना कहीं ढंग से इस्तेमाल कर सकता है। अगर वो उस मुकाम पर नहीं पहुंचा जिसको डिसाइड कर रहा था, तो इसका मतलब ये कतई नहीं है कि उसने ज़िंदगी में कुछ भी अचीव नहीं किया है। ये तो बिल्कुल ऐसे ही हो गया कि 1000 लोगों ने पेपर दिया, 1000 लोगों ने मतलब इंटरव्यू दिया, और उस 1000 में से यहाँ पर ओनली 500 लोगों को सेलेक्ट करना था। तो जो 500 लोगों को सेलेक्ट करना था, अब यहाँ पर जो इंसान ऐसा था, जो कि आप लोग बोले अगर एक इंसान ऐसा भी होगा यहाँ पर कि एक तरीके से वो यहाँ पर जो 500 लोगों को सेलेक्ट किया है, एक इंसान ऐसा होगा जो 501वां आया होगा। हो सकता है जो 501 वाला जो इंसान है यहाँ पर वो एक जो फर्स्ट रैंक आई उससे भी ज़्यादा जानता हो, पर लेकिन उस दिन अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया हो। तो बहुत सारे ऐसे रीज़न हो सकते हैं, हो सकता है कुछ और बातें चल रही हो ज़िंदगी में। तो सफलता और असफलता को आंकने का थोड़ा नज़रिया चेंज करो, असफलता को दिमाग में से निकाल दो। हमेशा ये देखो कि देखो यार, अगर अचीव नहीं कर पाए ना तो कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। ये आप लोग देख सकते हैं। और मैं तो ये बोलूँगा आज की डेट में अगर एक सजेशन दूँ यहाँ पर, हर एक इंसान को एक बार यूपीएससी की प्रिपरेशन जरूर करनी चाहिए। मतलब ये नहीं कि एग्जाम ही देना जरूरी है, मतलब कहने का ये कि उसका सिलेबस उठाकर एक बार जरूर देखना चाहिए, क्योंकि एग्जाम निकले या ना निकले आप लोग इतना कुछ सीख जाओगे लाइफ में कि आप लोग सिचुएशन को समझना स्टार्ट कर दोगे, आप लोग चीज़ों को हैंडल करना सीख जाओगे, आप लोगों के अंदर की जो कैपेबिलिटी है वो निखर कर आएगी, आप लोग रियलिटी में अपने आप को पहचान पाओगे। ये बेसिकली मैं अपने तजुर्बे से बता रहा हूँ, बाकी हो सकता है हर एक इंसान का तजुर्बा अलग हो, पर लेकिन जो यूपीएससी की जर्नी सिखाकर जाते हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई और ऐसी जर्नी आप लोगों को इस लेवल की चीज़ें सिखा के जाएगी कि आप लोग सोसाइटी के एक छोटे से तबके से लेकर सोसाइटी की हाईएस्ट जो पोस्ट है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तक की, सबकी सोच आप लोग अंडरस्टैंड कर पाओगे अगर यूपीएससी के सिलेबस में को ढंग से आप लोग निकल कर गो थ्रू होगे। तो ये बाकी आप लोगों की क्या सोच है इसके बारे में आप लोग अपनी सोच बता सकते हैं। ये पर्टिकुलर मेरी सोच थी। एक इंपॉर्टेंट डे के बारे में आप लोगों से डिस्कस करूंगा, पर उससे पहले आप लोग ये वीडियो सुनिए। हमारी कंट्री की जो रिसेंटली अभी नई प्रेसिडेंट बनी है, 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जिनका नाम है द्रौपदी मुर्मू जी, उनके द्वारा ओथ सेरेमनी में यहाँ पर कारगिल विजय दिवस के बारे में मेंशन किया गया। यानी 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस भी है। ये दिन भारत की सेनाओं के शौर्य और संयम दोनों का ही प्रतीक है। मैं आज देश की सेनाओं को तथा देश के समस्त नागरिकों को कारगिल विजय दिवस की अग्रिम शुभकामनाएं देती हूँ। आज थोड़ी कम लग सकती है आप लोगों पर, लेकिन आप लोगों को सारी बातें मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊंगा। ये पर्टिकुलर टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक तो वैसे ही डे जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे देश के जो जवान हैं उन्होंने अपनी शहादत दी थी अपने देश को पाकिस्तान के जो बुरी नज़रों से बचाने के लिए। पर लेकिन जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपनी ओथ सेरेमनी में किसी ऐसे दिन का जिक्र कर देते हैं, तो इसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि एग्जाम में आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जा सकें। तो थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, बहुत सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन के साथ में मैं डिस्कस करने वाला हूँ, कई सारी बातें आप लोगों को जानने को मिलेगी। कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। 1999 में जब कारगिल वॉर हुई थी, उस टाइम पर यहाँ पर जो हमारे जो देश के जवान हैं उनके द्वारा जो शहादत दी गई थी उसको याद करने की यहाँ पर एक तरीके से कोशिश की जाती है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि इससे रिलेटेड एक ऑपरेशन भी है जिसको बोलते हैं ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन विजय यहाँ पर चलाया गया हमारे देश की आर्मी के द्वारा अपना एरिया जो है पाकिस्तान के चंगुल से छुड़ाने के लिए। और ये जो लड़ाई है ये लगभग 60 दिन तक चली, जिसमें आप लोगों को पता है एट द एंड ऑफ द डे जीत जो है वो हमारी ही होती है, क्योंकि जिस जो भी लड़ाई पाकिस्तान के द्वारा लड़ी गई है हमारे साथ में, आज तक कोई भी ऐसी लड़ाई नहीं है जो पाकिस्तान ने जीती हो। इवन जब 1962 की मैं आप लोगों से बात करूं, हमारी लड़ाई चाइना के साथ में हुई थी, वो वॉर हम लोग हार गए थे, तो पाकिस्तान ने सोचा कि अच्छा मौका है तू भी दांव मार ले, यानी कि 3 साल बाद ही उसने क्या किया, इंडिया के ऊपर अटैक कर दिया 1965 में। पर लेकिन इंडिया ने बहुत ही करारा जवाब दिया पाकिस्तान को, तो आप लोग उस तरीके से समझ सकते हैं। तो ये इस तरीके से ये कहीं ना कहीं हमारे देश की सिक्योरिटी फोर्स हैं जो हमको इस तरीके से सुरक्षित कर पाती हैं, क्योंकि एक डेडिकेशन जब इंसान के अंदर से निकल कर आता है कि जान चली जाए पर लेकिन देश की तरफ को कोई आंख उठाकर देखे तो उसकी आंख निकाल कर गोटियां खेलेंगे, वो वाला जब जोश इंसान के अंदर रहेगा तो फिर यार देखो मौत है ना बहुत छोटी चीज़ हो जाती है उस टाइम पर, क्योंकि पता है अगर इंसान ऐसे देश के अंदर घुस जाए तो फिर वो कितनी बुरी त्रासदी कर सकते हैं। जैसे जम्मू एंड कश्मीर में देखने को मिली थी, जब यहाँ पर राजा हरि सिंह थे उस टाइम पर, जब भागे भागे फिर आए कि हाँ यार बचा लो,
तो उस टाइम पर वही कंडीशन फिर बनती अलग अलग एरिया में, अगर यहाँ पर हमारी जो फोर्सेस हैं वो अपना काम जो है इस शिद्दत से न करे तो। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, ये लगभग 60 दिन ये लड़ाई यहाँ पर चली थी। दोनों साइड से लोगों की जो है बेसिकली जान गई थी। जो कारगिल विजय दिवस जो है इसका नाम रखा गया क्योंकि ऑपरेशन जो विजय हम लोगों के द्वारा चलाया गया था, तो हम लोगों ने इसमें जीत प्राप्त की और अपना एरिया जो कि यहाँ पर पाकिस्तान के द्वारा कंट्रोल किया गया था वो हम लोगों ने पाकिस्तान के चंगुल से कंप्लीट उसको आज़ाद करा लिया। इस पर्टिकुलर अगर रीजन की लोकेशन आप लोग देखना चाहते हैं तो आप लोगों को यहाँ पर एग्जैक्ट देखने को मिलेगा। ये आप लोगों के सामने है जो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, और ये काफ़ी ऊंचा बैटल ग्राउंड भी आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। तो पर्टिकुलर एरिया में जब हमारे जवान जो है उनके द्वारा यहाँ पर जो एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं जो हिम्मत दिखाई गई, तो आपस में अपने आप में यार एक तरीके से तारीफ काबिल है यहाँ पर ये, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। कुछ और बातें बेसिक में आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ जो कि फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है। हालांकि पहले तो बता ही दिया कि ये एवरी ईयर सेलिब्रेट किया है। हमारे देश के जो प्राइम मिनिस्टर जो है वो हर बार क्या करते हैं यहाँ पर एक तरीके से अमर जवान ज्योति जो कि यहाँ पर जो आप लोगों को देखने को मिलती है इंडिया गेट पर, ठीक है। तो वहाँ पर जाकर एक तरीके से अपनी साइड से जो पुष्प अर्पित करते हैं। इसी के साथ में यहाँ पर ये पूरी कंट्री में कई सारे फंक्शन जो हैं वो ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं। क्योंकि ये जो पर्टिकुलर मैंने अभी अब लोकेशन आप लोगों को यहाँ पर दिखाई तो ये काफ़ी ऊपर है। ये अगर बात करें जो कारगिल की वॉर है यहाँ पर ये 16,000 फीट है अगर इसकी ऊंचाई आप लोग काउंट करोगे एक जमीन तल से, ओशन से, ठीक है। तो इसलिए ये हाईएस्ट बैटल ग्राउंड भी इसको बोला जाता है। 1042 के करीब पाकिस्तानी सोल्जर्स की यहाँ पर जान गई और लगभग 527 के करीब हमारे जो देश के जवान है वो भी यहाँ पर शहीद हुए। तो इसलिए यहाँ पर उनको नमन है। और कई सारे जो जवान हैं आप लोग यहाँ पर देख भी सकते हैं। यहाँ पर जो विक्रम बत्रा आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, जो अब तक अगर बात करें जो कारगिल वॉर के जो हीरोज हैं उनके बारे में अगर आप लोगों से बात करें कोई, ठीक है, यहाँ पर कई सारे लोग हैं जिनके नाम आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनके ऊपर तो अभी एक मूवी बनी, मूवी का नाम आप लोगों को याद है तो बताइए। तो इस तरीके से ये हमारे देश के जो जवान हैं उनकी शहादत को दिखाने की कोशिश की जाती है। और भी कई सारे ऐसे जवान हैं जिनको एक तरीके से याद किया जाता है इसी पर्टिकुलर डे के रूप में, आप लोग समझ सकते हैं। कारगिल विजय दिवस पर अपने देश के ऐसे जवानों को याद किया जाता है जिनके द्वारा काफ़ी बड़ा रोल प्ले किया गया। शेर शाह मूवी अभी आप लोगों ने देखी, ये पर्टिकुलर जो कैप्टन विक्रम बत्रा है उन्हीं की लाइफ के ऊपर यहाँ पर बनाई गई ताकि लोगों को अवेयर एक तरीके से किया जा सके। कुछ और इंपॉर्टेंट बातें अगर मैं आप लोगों को बताऊं, ये जो वार समाप्त हुई इसके बाद में यहाँ पर लाहौर डिक्लेरेशन आप लोगों को यहाँ पर याद रखना है जो कि यहाँ पर साइन किया गया ताकि शांति में इसका सोल्यूशन निकाला जा सके। और यहाँ पर लाइन ऑफ कंट्रोल को यहाँ पर क्रॉस किया गया था पाकिस्तानी फोर्स के द्वारा, और पाकिस्तान के द्वारा जो ऑपरेशन चलाया गया, जैसे हमारा ऑपरेशन विजय था तो पाकिस्तान का ऑपरेशन बादरी यहाँ पर चलाया गया। कश्मीर और लद्दाख वाले रीजन में यहाँ पर पाकिस्तान के द्वारा एंट्री की गई, सियाचिन ग्लेशियर वाले रीजन में, और ये काफ़ी बड़ा एक डिस्प्यूट बना, यानी कि लड़ाई बनी दोनों देश के बीच में, और काफ़ी जल्दी इसका सोल्यूशन निकालने की भी यहाँ पर बात की गई। एक तरीके से हमेशा से पाकिस्तान का यार एक मुद्दा रहता है, आप लोगों ने देखा होगा एक वीडियो मैंने बनाई थी, पाकिस्तान का एक मुद्दा ये रहता है कि कैसे ना कैसे करके यहाँ पर इंडिया के अंदर में शांति को भंग किया जाए तभी वो यहाँ पर अपनी रोटियां सेक पाएंगे। ये बिल्कुल ऐसे ही है, दो पड़ोसी आपस में लड़ रहे हैं और तीसरा जो है मजे ले रहा है। हाँ लड़ रहे हैं, बड़े बढ़िया भाई, ठीक है, लड़ते रहो, मजा आ रहा है देखने में, छुटाएगा नहीं, पर लड़ लो पहले, जब सर फूट जाएगा तो फिर सांत्वना देने आएगा, यार हाँ उसने गलत कर दिया, तुझे मार के चला गया। तो वही वाली सारी चीजें हैं यहाँ पर। आप लोगों को लग रहा है कि ये टॉपिक जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस आप लोगों को समझ में आ जाएगी। 2020 में यूपीएससी के द्वारा प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा गया इसी पर्टिकुलर रीजन के बारे में। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं जो सियाचिन ग्लेशियर जहाँ पर ये लड़ाई देखने को मिल रही थी उसकी लोकेशन आप लोगों से पूछ ली, क्योंकि ये रिसेंटली अभी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था। बोला जा रहा है कि सियाचिन ग्लेशियर जो है वो कहाँ पर सिचुएटेड है, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो बोला गया ईस्ट ऑफ एक्साइचिन, ईस्ट ऑफ लेह, नॉर्थ ऑफ गिलगित या फिर नॉर्थ ऑफ नुब्रा वैली। अभी आप लोगों से सियाचिन ग्लेशियर के बारे में पूछा है, पर लेकिन आप लोगों को ओनली सियाचिन ग्लेशियर तैयार नहीं करना है। यहाँ पर आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि ये एग्जैक्ट इनकी लोकेशन कहाँ पर है, क्योंकि यूपीएससी अक्सर आप लोगों से खेलता है। अभी फिलहाल जो ऑप्शन है, आगे चलकर ये क्वेश्चन बन सकता है नुब्रा वैली कहाँ पर है, सियाचिन ग्लेशियर के ईस्ट में है या फिर यहाँ पर एक्साइचिन के वेस्ट में है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, देखता हूँ कौन सी आंसर देता है। पहले कई बार मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ ये पॉइंट, अगर सही आंसर दोगे तो तब पता चलेगा कितने अच्छे से आप लोगों ने सुना है। क्वेश्चन में आप लोगों को एक बार मैप में दिखा देता हूँ सियाचिन ग्लेशियर की, अगर आप लोग देखना चाहते हैं। ये आप लोगों को बर्फीला एक मैदान आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, ये सियाचिन ग्लेशियर है जो आप लोग यहाँ पर मैप में देख पा रहे हैं, ठीक है। तो इसी पर्टिकुलर एरिया के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। आंसर आई होप कि आप लोगों ने अटेम्प्ट कर लिया होगा। अब मैं आप लोगों को एक बार आंसर बता देता हूँ ताकि आप लोग अच्छे से इसको समझ सकें। आंसर यहाँ पर आप लोगों को डी देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप लोग देखते हैं ये पर्टिकुलर जो रीजन है यहाँ पर, इसको थोड़ा सा ये वाला रीजन आप लोग देखेगा, ये हो गया सियाचिन ग्लेशियर, ठीक है।
अगर इसका पॉइंट यहाँ पर है तो एक्साई चिन्ह ये हो गया, आप लोगों को इधर देखने को मिलेगा। ठीक है, नुब्रा वैली जो है वो आप लोगों को थोड़ा सा और नीचे यहाँ पर देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। लेह जो है वो आप लोगों को और नीचे यहाँ पर नजर आएगा। तो जो सही आंसर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा ये नॉर्थ ऑफ द नुब्रा वैली आप लोगों को यहाँ पर नजर आएगा। ठीक है, तो ऐसे बोल सकते हैं, बोला लगता है ईस्ट जो लेह के ईस्ट में है। तो ये सारी की सारी स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। तो क्वेश्चन भी ऐसा प्यारा सा आप लोगों से एग्जाम में बन जाता है। तो अपनी कंट्री है यार, प्यारी कंट्री है, इसके बारे में जितना जानो उतना कम है। उन्हें कहते हैं कि कम से कम इंसान को पता होना चाहिए कि अपने घर में कहाँ पर क्या रखा हुआ है। तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो इंपॉर्टेंट डे के साथ साथ में पूरा टॉपिक आप लोगों का यहाँ पर ये तैयार हो गया। ठीक है, कोई भी डाउट आप लोगों ने होना चाहिए इस टॉपिक के बारे में। अब कल को कोई क्वेश्चन पूछे तो किसी को बता भी सको। फीडबैक जरूर दिया करो यार, जैसा भी आप लोगों को लेक्चर लगता है लाइक या डिसलाइक कर बता सकते हैं। और जो भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछता हूं उनके आंसर आप लोग जरूर दिया करो। इससे आप लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। कोई भी माँ के पेट से सीख के नहीं आता है। आप लोग अगर प्रैक्टिस करोगे, ट्राई करोगे तो ही तो सीखोगे। तो इसलिए कोशिश किया करो आंसर देने की, और कॉन्फिडेंस आएगा जब आप लोग आंसर दोगे। और फिर आप लोग अच्छे से एक कॉन्फिडेंस को लेकर एग्जामिनेशन हॉल में जाकर बैठोगे, और उसी की रिक्वायरमेंट है। ओके दोस्तों, आप लोगों ने एक कहावत सुनी होगी कि पता नहीं यार कहाँ क्या चीज़ कब काम आ जाए, चीज़ों को संभाल कर रखना चाहिए। ऐसा ही हुआ इस आर्टिकल के साथ में। अभी एक एसएलवी जो मेंबर थे वो इंटरव्यू देने गए थे, तो यहाँ पर उनसे क्वेश्चन पूछा गया था नरेगा के बारे में। तो जब नरेगा के बारे में उनसे क्वेश्चन पूछा गया तो उसने बोला कि सर जो भी आपने जो बेसिक बताया था वो काफ़ी काम आया उस टाइम पर वहाँ पर। तो मैं आप लोगों को यहाँ पर ये जो आर्टिकल है बहुत शानदार तरीके से पढ़ाने वाला हूँ, और यहाँ पर कुछ ऐसी बातें भी बताऊंगा जब मैंने उससे डिस्कस की तो मुझे भी कई सारी बातें पता चली, तो मैं आप लोगों से वो भी शेयर करूंगा। ठीक है, तो वो सारी बातें डिस्कस करते हुए हम लोग इस आर्टिकल को कवर करेंगे। प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू और करंट प्लस स्टैटिक्स का मिक्सचर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। यानी कि करंट के साथ में स्टैटिक भी आप लोगों को यहाँ पर इसमें कवर होता हुआ नजर आएगा। ठीक है, तो ये काफ़ी शानदार और एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल आप लोगों का रहने वाला है। वैसे तो आप लोग यहाँ पर इस आर्टिकल को बोल सकते हैं कि यहाँ पर जीएस पेपर 3 के अंदर ये आर्टिकल कवर आप लोग कर सकते हैं, पर लेकिन कई सारे ऐसे इश्यूज हो जाते हैं यहाँ पर कि अलग अलग सेक्शन में भी ले सकते हैं। सोसाइटी पर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है नरेगा का, तो आप लोग वो भी देख सकते हैं। वुमेन इंपावरमेंट का काम कर रहे हैं, और कई बार कई सारे एथिकल इशू भी इसके साथ में जुड़ जाते हैं जब महिलाओं को यहाँ पर प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, तो वो भी मैं आप लोगों से बात करूंगा। पर सबसे पहले इस कानून के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन जो कि मैं आप लोगों को बताऊंगा, और जहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस काफी ज्यादा हैं। ठीक है, तो टकटकी लगाकर आप लोगों को यहाँ पर इसको देखना है, ताकि एक एक पॉइंट जो है आप लोगों के माइंड में क्लियर होता चले। सबसे पहले ये फुल फॉर्म क्या है, यहाँ पर जो शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है MG नरेगा। क्या है ये MG नरेगा? ये वही नरेगा है जिसके ऊपर राहुल गांधी जी की एक बार इंसल्ट भी हुई थी। उनका बेसिकली माइंड से नाम इसका स्लिप हो गया था, तो इसके चलते यहाँ पर उनकी हंसी मजाक भी उड़ाई गई थी। हालांकि वो एक अलग बात है, उनकी हंसी मजाक कई सारी चीज़ों पर उड़ाई जाती है। तो यहाँ पर जो नरेगा है, पहले स्टार्टिंग में जब ये बनाया गया तो इसका नाम नरेगा था। 2005 में एक एक्ट लाया गया जिसका नाम था नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। यानी कि नेशनल, और ये जो शब्द यहाँ पर लिखा हुआ है इसका नाम है रूरल, यानी कि गांव वाले एरिया पर फोकस देने वाला एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। तो ये एक तरीके से आगे चलकर इनको लगा यार गांव के बारे में तो बात कर रहे हैं, क्यों ना महात्मा गांधी जी का भी नाम इसके साथ में जोड़ दिया जाए, क्योंकि महात्मा गांधी जी ने भी हमेशा फोकस किया था कि गांव के ऊपर फोकस करना है। आप लोगों को याद होगा डीपीएसपी जब मैंने आप लोगों को पढ़ाई थी पॉलिटी के अंदर, तो उसमें पार्ट 4 में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था एक आर्टिकल है जो कि है आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 किसके बारे में बात करता है? ये बात करता है पंचायत के बारे में, कि हमारी कंट्री के अंदर पंचायती राज सिस्टम होना चाहिए। तो ये बातें ऑलरेडी गांधीयन प्रिंसिपल के अंदर मेंशन की गई थी। तो महात्मा गांधी जी का गांव के ऊपर काफी फोकस रहता था, तो इसीलिए यहाँ पर महात्मा गांधी जी का भी नाम जो था वो इसमें ऐड कर दिया, और इसमें महात्मा गांधी तो आगे ऐड कर दिया, और फिर पूरा का पूरा नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, तो यहाँ से MG नया ऐड हो गया इसके अंदर में। ठीक है, तो ये एक ऐसा लोता कानून है हमारे देश के अंदर में जो आप लोगों को अधिकार देता है राइट टू वर्क। जैसे आप लोगों के फंडामेंटल राइट है ना, कि हाँ आप लोगों के फंडामेंटल राइट है पार्ट 3 के अंदर में, आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 के अंदर में अगर उनका हनन होता है तो नॉर्मली क्या होता है कि आप लोग किसी को बोल सकते हो कि भाई साहब हमारे अधिकार हमको नहीं मिल रहे हैं। ऐसे ही सेम अधिकार यहाँ पर ये देता है। किस बेस पर देता है यहाँ पर? वो देता है आर्टिकल 21 के बेस पर। अगर बात करें तो एक राइट टू एक लाइफ देता है, राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, यानी कि जिनको यहाँ पर जॉब मिल गई, आप लोगों ने देखा होगा कि जिस इंसान को जॉब मिल जाती है सोसाइटी में उसकी रेस्पेक्ट बढ़ जाती है। पर लेकिन जो राइट टू वर्क का काम दे रखा है यहाँ पर, ये डीपीएसपी में, जो आप लोगों का डीपीएसपी कहां पर आती है? पार्ट 4 में आती है। आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 51 तक आप लोगों को पता ही है। ये सारी चीजें बहुत रिपीटेडली आप लोगों को पॉलिटी के अंदर पढ़ा रखी है मैंने, तो रिवीजन कर लीजिएगा उनका। आर्टिकल 41 जो है यहाँ पर, ये बात करता है राइट टू वर्क के बारे में।
तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी कि डीपीएसपी के अंदर में जो आर्टिकल इनके अनुच्छेद 41 है वो यहां पर इस चीज के बारे में बात करता है कि राइट टू वर्क यहां पर होना चाहिए। तो यहां पर आर्टिकल 40 मैंने बता दिया गांव के बारे में फोकस कर रहा है, और आर्टिकल 41 हो गया यहां पर राइट टू वर्क के बारे में, और आर्टिकल 21 ये हो गया राइट टू लाइफ विद डिग्निटी। तो यानी कि एमजी नरेगा के साथ में 3 आर्टिकल आप लोगों के जुड़े हुए हैं जो कि आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम मैं आप लोगों से बात करता हूं इंटरव्यू के बारे में। जब मेरी डिस्कशन हुआ एक मेंबर के साथ में तो उनसे मैंने बात की क्या था बेसिकली क्वेश्चन क्या पूछा गया था, तो उनके द्वारा बोला गया कि सर मेरे से ये क्वेश्चन पूछा गया कि अगर बात करते हैं पंचायती राज सिस्टम, यानी कि एक तरीके से आप लोग देखते हैं यहाँ पर हम लोग आज की डेट में गांव में इसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन ये था कि जो यहाँ पर ये नरेगा है ये हम लोग गांव में ही इंप्लीमेंट करते हैं या फिर शहरों में भी इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें तो लिखा है ऑलरेडी रूरल यानी कि गाँव वाले एरिया में। तो सर कंफ्यूजन वहां पर हो गया। तो आप लोग यहां पर देखिए नॉर्मली ये जो है उस हर एरिया में इंप्लीमेंट किया जा सकता है। नॉर्मली जहां पर आप लोग देख गांव हो गया, आधा गांव हो गया, आधा शहर आधा गांव हो गया, ओनली छोड़ किसको रखा है जहां 100% अर्बन पॉपुलेशन है। तो ये शब्द अगर बोल दे कि 100% अर्बन पॉपुलेशन को छोड़कर जहां पूरा शहरीकरण हो चुका है जिस डिस्ट्रिक्ट का, उसको छोड़कर हर एक डिस्ट्रिक्ट में इसको इंप्लीमेंट किया जा सकता है। तो एक क्वेश्चन पूछा गया उनसे इंटरव्यू में, ठीक है, और पूछा भी इसलिए गया क्योंकि वो एक रूरल बैकग्राउंड से आते थे। तो अगर आप लोग गांव से आते हैं तो इस तरीके से आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं अक्सर। एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा गया उनसे। वो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये था क्या एमजी नरेगा जो है उसमें जैसे मान लीजिए किसी पर्टिकुलर इंसान को 100 दिन का काम देना है, अगर 100 दिन से ज्यादा का काम देना है तो क्या उसके अंदर भी प्रोविजन है? किसी का मन कर गया राज्य का यार 100 से ज्यादा काम देना है हम लोगों को, तो अपने एरिया में लोगों को, तो क्या उसके लिए भी कोई प्रोविजन है? तो याद रखेगा एमजी नरेगा के अंदर एक सेक्शन है जो कि सेक्शन 3 का 4 पार्ट है। उसमें यह बोला गया कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा डिफाइन किया गया कि हाँ आप लोगों को 100 दिन का काम देना है, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इसको ऊपर नीचे कर दिया गया, तो वो सबको तो मिलेगा ही मिलेगा जो सबको मिलेगा, पर इसके अलावा अगर इनको लग रहा है कि यार 50 दिन और ऐड कर देते हैं स्टेट गवर्नमेंट को, तो उसका प्रोविजन है। पर लेकिन इसका प्रोविजन करने के बाद में स्टेट गवर्नमेंट को जो है पैसा वो अपनी जेब से देना पड़ेगा, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो यानी कि स्टेट गवर्नमेंट दे सकती है, उनको लग रहा है कि यार फंड देना चाहिए बिल्कुल दीजिए, पर पॉकेट से अपने से पैसा देना पड़ेगा। भाई साहब यहाँ पर ऐसा नहीं कि यहाँ पर सेंटर बोलेगा कि लो पैसा जितना उड़ाना है उड़ा लो, ठीक है, सेंटर ने तो बोल दिया इतना पैसा है, उसके बाद में अपनी पॉकेट से पैसा लगाना है, जो डिफाइन है वो फंड रहेगा। और इसमें आप लोगों ने सबसे खतरनाक चीज देखी होगी कोविड-19 के टाइम पर भी, जो सबसे इरिटेटिंग चीज रही थी वो थी कि फंड खत्म हो गया था यहाँ पर जो लोग काम कर रहे थे इसके अंदर में, तो उसके चलते काफी बड़ा इशू देखने को मिला। तो ये गांव वाले एरिया में लोगों को एक जॉब सिक्योरिटी देने के लिए कानून लाया गया था कि लगभग 100 दिनों का तो यार लोगों को काम मिल जाएगा। और 100 दिनों का अगर किसी को काम मिल गया, एक तो कि बिल्कुल जो एक इंसान है घर में काम ही नहीं कर पा रहा है, उसको कोई काम ही नहीं मिल रहा है, कुछ ऐसे करना चाहते हैं उनको मिल रहा है, ऐसे हैं जो करना ही नहीं है, वो तो एक अलग ही लेवल के प्राणी हो गए। मैं उनके बारे में बात करूं जो करना चाहते हैं कुछ काम, तो एक तरीके से उनके पास में कोई स्किल भी नहीं है कि वो यहाँ पर एक तरीके से नहीं कोई इलेक्ट्रीशियन का काम कर सकता है, या फिर कोई और उनके पास में टेक्निकल स्किल है, वो कोई एक तरीके से नहीं कि उसमें साइकिल में पेंचर लगा सकता है, या फिर कोई वो नाई बन सकता है, वो बाल काटने वाला, कोई स्किल नहीं है उसके पास में। तो वो अनस्किल्ड लेबर फोर्स के लिए है कि हाँ मिट्टी डालने वाला, ईंट उठाने वाला, वो काम यहाँ पर प्रोवाइड कराया जाए। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको आस लगी कि कम से कम यार कुछ तो पैसा कमाया मिलेगा। तो ये एक्ट पहली बार प्रपोज किया गया था 1991 में पीवी नरसिम्हा राव जी के द्वारा, पर उस टाइम पर इसको लाया नहीं गया। एमजी नरेगा इंप्लीमेंट किया जाता है ये मेनली ग्राम पंचायत के द्वारा, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है जो कि आप लोग याद रखिएगा। तो ये एक पूरा कानून जो मैंने आप लोगों को बताया, अब आप लोगों को बताऊंगा ये जो आर्टिकल है इसके बारे में। 2 मेन पॉइंट आप लोग याद रखिएगा जिसके ऊपर काफी ज्यादा यहाँ पर इस कानून का क्रिटिसिज्म अभी देखने को मिल रहा है। इसके अंदर में क्या किया गया है, एक ऐप बेस्ड सॉल्यूशन यहाँ पर लाने की कोशिश की गई है कि होगा क्या कि एक कोई पर्टिकुलर पर्सन अगर एमजी नरेगा के अंदर काम कर रहा है और उसने 5 घंटे काम किया है, ठीक है, तो कम से कम 2 बार उसको अटेंडेंस यहाँ पर लगानी पड़ेगी। ऐप के ऊपर 2 बार अटेंडेंस लगानी पड़ेगी, भले ही कोई रजिस्टर वहां पर रखा हुआ है, वो रजिस्टर काम का नहीं है, बस आप लोगों को ऐप के ऊपर रजिस्टर अपनी अटेंडेंस लगानी है, ठीक है। तो ये बोला गया पहला, जो कि सबसे ज्यादा खतरनाक साबित हो रहा था यहाँ पर उन लोगों के लिए, खासकर लोग क्या मैं महिलाओं के लिए बोलूंगा। देखिए आज की डेट में ना अगर आप लोग इस पिक्चर में भी देख पा रहे होंगे तो मैक्सिमम आप लोगों को औरतें दिखाई दे रही हैं। एमजी नरेगा में 50% से ज्यादा आप लोगों को महिला दिखाई देती हैं, और मैक्सिमम जो महिला रहती हैं आप लोगों को ये देखने को मिलेगा। एजुकेशन लेवल जो रहता है उनका थोड़ा सा कम आप लोगों को देखने को मिलेगा, खासकर अगर गांव वाले एरिया में आप लोग जाओगे। तो सबसे बड़ा मुद्दा यह आया जब एजुकेशन लेवल कम हो गया तो फिर यहाँ पर उनके पास में मोबाइल चलाने की भी एक तरीके से ज्यादा समझ नहीं होती है, ठीक है। तो आप लोग समझ सकते हैं, जैसे अगर मैं आप लोगों को बात करूं अपनी खुद की मम्मी के बारे में, तो वो क्या करती हैं, उनको बस 2 बटन पता है कि हाँ इससे फोन उठ सकता है और इससे फोन कर सकते हैं, ठीक है। पर लेकिन ऐसा नहीं है कि वो और दूसरे काम में स्किल नहीं है, दूसरे काम में वो इतनी ज्यादा स्किल है
कि लोग जो है देखकर दांतों तले उंगली दबाते हैं कि यार ऐसा काम कैसे कर लेती हैं। तो हर एक इंसान की अलग अलग स्किल होती है। तो अभी यहाँ पर जो औरतें मोबाइल चलाना नहीं जान रही है पर वो स्किल्ड है यहाँ पर इस काम को करने में, तो उन औरतों के लिए कैसे आप लोग प्रोविजन प्रोवाइड कराओगे? कई बार उनकी अटेंडेंस छूट गई तो उनकी तो सैलरी कट गई। अब ले देकर मान लीजिए आप लोग 100 रुपये एक दिन के दे रहे हो, ठीक है, 100 रुपये आप लोगों ने एक दिन के दे दिए। अब मान लीजिए आप लोगों ने यहाँ पर इनको 100 दिन 100 रुपये एक दिन के दे दिए और आप लोग यहाँ पर इनसे काम करा रहे हो, मतलब 30 दिन आप लोगों ने काम दे दिया तो 3,000 रुपये हो गए। अभी 3,000 रुपये में से इनकी कई बार मान लीजिए अटेंडेंस इनकी कट गई, ठीक है, तो इनको ले देकर 2,500 रुपये मिले। आप लोग क्या लगता है एक परिवार जो है वो 2,500 रुपये में चलाया जा सकता है? ऐसा नहीं होता है। तो मैक्सिमम महिलाएं क्या करती हैं, आज यहाँ पर काम कर रही हैं, इस टाइम से मान लीजिए इन्होंने क्या किया, मॉर्निंग में 9 से लेके अपना 3 बजे तक तो नरेगा के अंदर काम किया 6 घंटे, फिर इसके बाद में अपना कोई और काम करने स्टार्ट कर दिया। जैसे आर्टिकल में बात की जाती थी एक महिला के बारे में जो अपना घर पे ही कुछ सब्जियां उगाती थी और फिर यहाँ पर उनको मार्केट में ले जाके बेचती थी, तो उसका काम था। पर लेकिन नरेगा में ये जो अटेंडेंस का चक्कर है इसकी वजह से ये दूसरे वाला काम नहीं उसका हो पा रहा था। यानी कि कई सारे ऐसे होते हैं ना कि जैसे आप लोगों को कोई काम दिया, आप लोगों ने 2 घंटे में निपटा लिया, कुछ लोग ऐसे हैं उसको 6 घंटे लिए बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर जिसने 2 घंटे में निपटा लिया और सही काम कर रहा है वो अपना कोई दूसरा काम कर सकता है प्रोडक्टिविटी के हिसाब से। पर लेकिन अटेंडेंस का चक्कर, एक तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि किसी के हाथ में मोबाइल अगर है तो मैक्सिमम मेल कम्युनिटी के हाथ में होता है घरों में मोबाइल, फीमेल के हाथ में मोबाइल नहीं होता है। अब आप लोगों ने अटेंडेंस लगा दी, अब यहाँ पर भी एक गार्ड रख दिया कि जो यहाँ पर देखेगा अटेंडेंस लगेगी कैसे लग रही है, उसमें भी मैक्सिमम मेल होनी चाहिए थी, फीमेल होनी चाहिए थी, पर वहां पर फीमेल के हाथ में मोबाइल नहीं है तो वहां पर भी अब मेल डोमिनेटेड हो गया ये। तो ये एक तरीके से जो आप लोग टेक्नोलॉजी इतना इंक्लूड यहाँ पर करके चल रहे हैं तो मेल डोमिनेटेड आप लोग नरेगा बनाते जा रहे हैं, जो कि गलत है, ऐसा आप लोगों को नहीं करना चाहिए। यानी कि फीमेल डोमिनेटेड सेक्टर को मेल डोमिनेटेड बता रहे हैं और ऊपर से वैसे आप लोगों को पता है कि फीमेल को ज्यादा काम मिल नहीं पाता है, तो एक ये भी यहाँ पर इशू देखने को मिलेगा। तो ये काफी एक इंपॉर्टेंट मुद्दा निकल गया जिसके बारे में यहाँ पर अभी बात होनी चाहिए। पहला तो प्रॉब्लम यहाँ पर ऐप की हो गई जो मैंने आप लोग काफी डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है। अब एक और प्रॉब्लम यहाँ पर निकल के आ रही है, इनको बोला गया नरेगा मेट्स। नरेगा मेट्स यानी कि जो मैंने अभी आप लोगों को एक्सप्लेन किया कि जो अटेंडेंस पहले यहाँ पर देखते थे, कोई रजिस्टर के ऊपर देखेगा तो रजिस्टर के ऊपर कोई भी फीमेल थी वो अटेंडेंस देख लिया करती थी, मैक्सिमम फीमेल वहां पर जॉब किया करती थी। अब उस नरेगा मेट्स के अंदर में वो मेल काम करेगा जिसके पास में मोबाइल होगा और मैक्सिमम मेल को वो जॉब मिलेगी। तो कहने का मतलब ये है कि लेबर फोर्स में महिलाएं मैक्सिमम काम करेगी और ये मेट्स वाली जो पोस्ट थी जो एक ठीक पोस्ट मानी जाती थी यहाँ पर, उसमें अब आप लोग को मेल काम करते हुए नजर आएंगे। तो फीमेल के लिए तो वैसे ही दिक्कत होगी। अब आज के डेट में अगर आप लोग सिटीज के अंदर में रहते हैं तो आप लोग को थोड़ा सा देखने को मिलेगा कि हस्बैंड और वाइफ जो है वो अक्सर मिलकर काम कर लेते हैं कि ठीक है यार तुम ना खाना बना लो, मैं ना पोछा लगा देता हूँ, ठीक है। अक्सर हस्बैंड जो है इस तरीके से नहीं आप लोगों को देखने को मिलेगा कि हाँ कि एक वाइफ का साथ हाथ बटा देते हैं। पर लेकिन गांव में अगर आज की डेट में भी आप लोग जाओगे तो वो उतने लेवल पे एक कॉम्बिनेशन देखने को नहीं मिलता है, वहां पर मेल और फीमेल में एक डिवीजन आप लोगों को नजर आता है। तो मैक्सिमम बर्डन जो है होता है वो महिला के ऊपर पड़ जाता है। यानी कि पहले यहाँ पर वो नरेगा के अंदर काम भी करके आई, उसके बाद में घर पे जाकर वो काम भी कर रही है, उसके बाद में अपनी जो सब्जी वगैरह उसको बेचनी थी वो भी बेच रही है, वो बच्चे को भी देख रही है। तो एक तरीके से महिला के ऊपर बर्डन बढ़ा दिया आप लोगों ने, जो ये नई नई टेक्नोलॉजी आप लोग ऐड कर रहे हो। और अभी आप लोगों ने एक आर्टिकल सुना होगा, अगर मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था, उस आर्टिकल में मैंने बताया था चंडीगढ़ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा हाथ में घड़ी बांध दी गई कि एक तरीके से उस घड़ी के हिसाब से ये आइडेंटिफाई किया जा सकेगा कि कौन पर्टिकुलर प्रेजेंट है और कौन प्रेजेंट नहीं है, और वो घड़ी या फिर टेक्नोलॉजी काम नहीं कर रही थी, उसकी वजह से भी उनकी सैलरी डिडक्ट हो जा रही थी। तो ये एक ऐसा इशू बनता जा रहा है कि टेक्नोलॉजी जो कि सोल्यूशन होना चाहिए वो प्रॉब्लम बनती जा रही है। अगर टेक्नोलॉजी जो सोल्यूशन प्रॉब्लम बन जाती है तो फिर यार ये गलत काम है, तो इसके बारे में काम करना चाहिए। तो ये काफी बड़ा इशू सामने निकल कर आया, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर अगर कोई आप लोगों से पूछ बैठे आगे क्वेश्चन कि इसके अंदर जो वेज दी जाती है उसका मिनिमम जो बोला गया कि मिनिमम वेज मिलनी चाहिए, तो कहां से मिलती है? हमारी कंट्री में एक कानून है जिसको बोलते हैं मिनिमम वेज एक्ट 1948। ये अगर आप लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जैसे एपीएफसी या ईपीएफ होगी वहां पर क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पर लेबर जो फोर्स है हमारे देश के अंदर में, तो कोड ऑन वेजेस 2019 आ चुका है, पहले यहाँ पर मिनिमम वेज एक्ट था। तो एटलीस्ट इतनी तो वेज कम से कम लोगों को मिलनी ही चाहिए, और यहाँ पर वो भी इक्वल मिलनी चाहिए मेल और फीमेल को। ऐसा नहीं कि वही काम मेल कर रहा है और वही काम फीमेल कर रही है और मेल को ज्यादा सैलरी दे दी, यानी कि आदमी को ज्यादा सैलरी दे दी और महिला को कम सैलरी दे रहे हैं। मैक्सिमम जगह आप लोगों को ऐसा देखने को मिलता है, ये नहीं होना चाहिए। दोनों अगर एक काम को कर रहे हैं तो दोनों को इक्वल सैलरी यहाँ पर मिलनी चाहिए। तो ये काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर देखने को मिलेगा। सबसे बड़ी बात और एक अच्छी चीज यहाँ पर क्या है, ये डिमांड ड्रिवन स्कीम है। यानी कि अगर मान लीजिए मुझे जो है गांव में जाना है और मैं अनस्किल्ड पर्सन हूं और मुझे जाकर गांव में जाकर एमजी नरेगा के तहत काम करना है कि भाई साहब मुझे कुछ पढ़ना लिखना नहीं आता है, मैं एक तरीके से बिल्कुल ही नहीं अनस्किल्ड पर्सन हूं और मुझे घर भी चलाना है अपना और मुझे काम चाहिए,
तो मैं क्या करूंगा, वहां पर जाकर रजिस्टर करा दूंगा कि प्रधान के वहां पर कि यार मुझे काम चाहिए। तो 15 दिनों के अंदर अंदर अगर प्रधान ने मुझे रजिस्टर कराने के बाद में काम नहीं दिया तो मुझे अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये काफी इंटरेस्टिंग चीज लगी इस स्कीम के अंदर में, यानी कि आप लोगों के अंदर इच्छा होनी चाहिए कि हाँ ये काम करना है, आप लोगों के पास में अपने आप जो है वो काम चल कर आने लगेगा। पर लेकिन अगर इच्छा ही नहीं है तो फिर तो यार देखो कुछ हो नहीं सकता। खाना भी आप लोग घर वाले बना के दे देंगे, पर लेकिन मुंह तक तो आप लोगों को खुद से ही ले जाना पड़ेगा। मुंह में भी अगर खाना डाल दिया किसी ने तो चबाना तो खुद से ही पड़ेगा। तो वो वाली चीजें यार देखने को मिलेगी। तो ये चीजें समझनी है तो कम से कम थोड़ा सा एफर्ट डालना ही पड़ेगा, ऐसा आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। और एमजी नरेगा के बारे में जब आप लोगों से कोई पूछे तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ये कई सारे काम करता है जिसकी वजह से बहुत सारे फायदा देखने को मिल रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर जो देखने को मिली थी एमजी नरेगा के टाइम पर, ये जब से आया बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनको अभी रिसेंटली लोगों ने माइग्रेट करना बंद कर दिया। जैसे हमारे एरिया में क्या होता है, नॉर्मली जहां गन्ने की खेती की जाती है तो खासकर बंगाल से आते हैं कई सारे लोग काम करने के लिए, कई सारे नेपाल से आते हैं जो काम करने के लिए। तो अभी रिसेंटली जब से नरेगा यहाँ पर चला था, बहुत सारे लोगों ने जो पहले बंगाली से आया करते थे उन्होंने आना बंद कर दिया था। ठीक है, अभी इसके ऊपर कई बार डिबेट डिस्कशन होता है। ऐसे गांव में जाता हूं कभी बातें करने लगते हैं कि हाँ अब की बार यार बंगाली बहुत कम आए। क्यों? क्योंकि एमजी नरेगा की स्कीम चल रही है, उनको पास में अपने घर के पास में काम मिल गया, क्यों इतनी दूर आना उनको। ठीक है, तो ये यहाँ पर इशू देखने को मिला। ठीक है, तो ये काफी बड़ा मुद्दा एक निकल कर आया। तो यहाँ पर उनको अपने एरिया में ही काम मिल गया तो उनको तो फायदा हुआ, पर लेकिन उन लोगों को नुकसान हो गया जो उनके ऊपर डिपेंडेंट रहते थे। पर लेकिन हम लोग उनके लिए काम कर रहे हैं जो यहाँ पर बेसिकली इसके लिए जरूरत है स्कीम की, तो उनको तो फायदा है। तो ये स्कीम जो है काफी ये एक तरीके से माइग्रेंट पर जो लोगों पर काफी एक तरीके से स्टेबिलिटी लेकर आई, रिड्यूस कर रही थी पुअर्टी और फाइनेंशियल इंक्लूजन कर रही थी। क्यों? क्योंकि एमजी नरेगा के तहत अगर आप लोग आ गए हो तो आप लोगों को अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। अकाउंट आप लोगों को खुल गया तो अकाउंट में आप लोगों के पैसा जाएगा। तो जो डिपेंडेंसी होती थी यहाँ पर कि हाँ एक तरीके से हाथ में पैसा जा रहा था और उसकी वजह से आधा मिल रहा था, उनको आधा नहीं मिल रहा था, अब वो डायरेक्ट उनके अकाउंट में पैसा जा रहा है, तो इससे फायदा देखने को मिला। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये फायदे आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, क्रिएशन ऑफ सस्टेनेबल एसिड्स, तो एसिड्स क्रिएशन करने का काम किया सस्टेनेबल, यानी कि आज जैसे नाली बनाई तो नाली में से पानी निकल रहा है, वहां पर कल को बारिश हो रही है तो बाढ़ नहीं आ पा रही, बाढ़ को रोक दे, वो बाढ़ एक तरीके से नहीं पानी निकल जा रहा है। पर लेकिन ऐसे क्या से होता है कई बार कि अगर वो नाले खुदे नहीं है तो वहां पर बाढ़ आ जाएगी, फिर दिक्कत हो जाएगी। तो एसिड क्रिएशन करने का काम करते हैं। एसिड जो होती है एक तरीके से आप लोग बोलते हैं संपत्ति। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का तो काम कर ही रहा है। इंक्रीज इन एग्रीकल्चर वेजेज, तो एग्रीकल्चर की वेजेज में भी इसकी वजह से इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने अभी बताया यह वुमेन इंपावरमेंट, ये काफी ज्यादा हुआ यहाँ पर, जिसकी वजह से महिला के हाथ में पैसा आ गया और वो खुद से अपने पैसे की हकदार रही और अपने हिसाब से अपना पैसा कहाँ खर्च करना है वो ये सारी चीजें कर पा रही थी। इसी के साथ में अपलिफ्टमेंट ऑफ द मार्जिनलाइज जो सेक्शन होता है एससी और एसटी, काफी काम इनको यहाँ पर दिया गया जिनको नॉर्मली इग्नोर किया जाता था सोसाइटी के अंदर। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर एमजी नरेगा के अंदर देखने को मिला। तो ये आप लोगों को यहाँ पर इसके प्रॉफिट फायदे देखने को मिले जब ये स्कीम इंप्लीमेंट की गई। तो यहाँ से भी कई बार आप लोगों से कई सारे पॉइंट्स जो पूछ लिए जाते हैं, और ये तो एक ऐसा पॉइंट है जो कि आप लोगों से कोई पूछ रहे तो आप लोग बोलोगे यार ये कैसे कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट टोटल मिलाकर 17 गोल आप लोगों को देखने को मिलेंगे। इन 17 गोल में से 169 टारगेट है और इन 17 गोल में से टोटल मिलाकर अगर मैं आप लोगों से बोलूं तो 8 ऐसे गोल हैं जो कि एमजी नरेगा के साथ में डायरेक्ट कनेक्ट आप लोगों को नजर आएंगे। जैसे कि गरीबी मिटाने का काम कर रहे हैं, भुखमरी मिटाने का काम कर रहे हैं, जी हाँ बिल्कुल। पैसा आ रहा है तो इंसान अपनी हेल्थ पे काम करेगा, बच्चों के एजुकेशन पे काम करेगा, जी हाँ बिल्कुल। डिसेंट वर्क मिल रहा है, उनको इधर उधर धक्के नहीं खाने पड़ रहे हैं। जेंडर इक्वलिटी है, यहाँ पर महिलाओं को ज्यादा काम दिया जा रहा है। इसी के साथ में कई सारे इनोवेटिव आइडियाज देखने को मिल रहे हैं जिसकी वजह से ढांचागत विकास भी हो रहा है। ठीक है, इसी के साथ में यहाँ पर बात करें तो रिड्यूस इनइक्वलिटी, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो इनइक्वलिटी भी खत्म हो रही है। जो बहुत अमीर थे गांव में, जो बहुत गरीब थे, जिनको खाना भी नहीं मिल पा रहा था, अब वो भी अपना खाने पीने का जुगाड़ कर पा रहे हैं। उनको कम से कम कुछ रोजी रोटी तो मिल रही है, अब भूखे नहीं सो रहे यहाँ पर। तो टोटल 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में से 8 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ऐसे हैं जो कि एमजी नरेगा के साथ में डायरेक्ट कनेक्ट हो पा रहे हैं। तो एमजी नरेगा का क्या इंपैक्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पर, ये यहां से आप लोगों से इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है और डायरेक्ट मेंस आंसर राइटिंग में भी आप लोगों को क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ पर। तो ये एक अलग से टॉपिक कवर हो गया आप लोगों का पूरा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का क्या इंपैक्ट है एमजी नरेगा का क्या इंपैक्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों यहाँ से बन सकता है। तो टॉपिक को ऐसे कवर करो यार, उसकी ना बाल की खाल उखाड़ लो ताकि कल को कहीं से भी क्वेश्चन पूछ जाए। प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू में अगर आप लोगों से यहाँ से प्रीलिम्स से क्वेश्चन पूछ ले, ठीक है, यहाँ से आप लोगों से मेंस से पूछ ले, दिक्कत क्या आ रही है उसके बारे में बात कर ले, क्या क्या फायदे हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के साथ में कनेक्शन। तो इस तरीके से टॉपिक को कवर करो। आई होप कि आप लोगों को आर्टिकल सुनने में मजा आया होगा।
अगर मजा आया तो थम्स अप देकर बता सकते हैं, अगर मजा नहीं आया तो थम्स डाउन यानी कि डिसलाइक कर सकते हैं आप लोग वीडियो को। और बाकी फीडबैक जरूर दिया करो यार, आर्टिकल सुनने के बाद में आप लोग को कहीं पर कोई डाउट रहता है तो बताया करो, हाँ सर ये डाउट है, ताकि उसको आगे आने वाले लेक्चर में कवर किया जा सके। ओके, तो ये था पूरा आर्टिकल, संतुष्ट होनी चाहिए आत्मा, ठीक है। जो आप लोग रेगुलर डिस्कशन सुनते हैं ना, उसका फायदा क्या होता है आप लोगों को यहाँ से जानने को मिलेगा। ये जो आर्टिकल है फिर से न्यूज़ में किस लिए आया है, अभी यहाँ पर ऐसा ही एक आर्टिकल जो है वो पीआईबी के द्वारा कवर किया गया, यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, एग्रीमेंट ऑन फिशरीज सब्सिडीज। तो ये डब्ल्यूटीओ की जो मीटिंग हुई थी अभी यहाँ पर, इसी मीटिंग के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। चाहता तो मैं इस आर्टिकल को जो है कल कवर कर देता, पर लेकिन मुझे पता था कि यहाँ पर सारी चीज़ें कवर नहीं की गई इस पर्टिकुलर आर्टिकल में, तो इसलिए मैंने जाकर यहाँ पर देखा कि एक तरीके से पीआईबी वाला सेक्शन भी आप लोगों का यहाँ पर कवर हो गया कि इसके अंदर हम लोग इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। जो यहाँ पर ये पर्टिकुलर एग्रीमेंट साइन किया गया था उस टाइम पर, जब यहाँ पर ये डब्ल्यूटीओ की 12वीं ये मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस यहाँ पर देखने को मिल रही थी। तो इसलिए अब जो आर्टिकल मैं डिस्कस करूंगा वो काफ़ी शानदार होगा, उसमें क्वेश्चन भी होंगे आप लोगों के काफ़ी इंटरेस्टिंग, जो कि आप लोगों को अटेम्प्ट करने हैं, जो कि आप लोगों को ये बताएंगे कि हाँ इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो टॉपिक को यार तैयार बिल्कुल ऐसे करना है ताकि आप लोग उसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर सको, ताकि जब भी कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो माइंड में कोई कंफ्यूजन न रहे। तो अभी आप लोगों को यहाँ पर 2 आर्टिकल बड़े ही बेहतरीन देखने को मिलेंगे। एक तो यहाँ पर पहले हम लोग डिस्कस करेंगे डब्ल्यूटीओ से रिलेटेड जो एक कॉन्फ्रेंस थी उसके बारे में, जो कि कल मैंने आप लोगों का इसलिए छोड़ा था क्योंकि मुझे पता था इसके ऊपर क्वेश्चन फ्रेम कर प्रॉपर वे में आप लोगों से डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। इसके बाद में फिर जो नेक्स्ट आर्टिकल होगा वो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि इस पर्टिकुलर जो कॉन्फ्रेंस के अंदर में जो एग्रीमेंट साइन किया गया था, जो 12वीं कॉन्फ्रेंस थी, अब उसको हमारे देश में इंप्लीमेंट किया जा रहा है, तो उस इंप्लीमेंटेशन के बारे में आर्टिकल निकल कर आया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग देखा करो, रेगुलर अगर सुनोगे ना एग्जामिनेशन हॉल में इतना कंफर्टेबल फील करोगे, और जो पेपर देकर आ रहे हैं थोड़ा उनसे पूछो, पता चल जाएगा आप लोगों को। इसलिए बोलता हूं कि रेगुलर जो रेगुलरिटी बना के चलता है ना, उससे बढ़िया रेसिपी कोई है ही नहीं है यार एग्जाम निकालने की, ठीक है। तो पहले डब्ल्यूटीओ का आर्टिकल एक एक करके डिस्कस करते हैं और उसके बाद में फिर हम लोग बात करेंगे आगे जो इसको इंप्लीमेंटेशन की बात की जा रही है, ठीक है। ये आर्टिकल काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ये द हिंदू न्यूज़पेपर के अंदर भी टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट वाले सेक्शन में कवर किया गया, और ये सेम आर्टिकल यहाँ पर इसी पैटर्न में आप लोगों को देखने को मिलेगा कि इंडियन एक्सप्रेस के अंदर भी यहाँ पर कवर किया गया। अभी हुआ क्या, तो बात करेंगे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। बेसिक इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों को यहाँ पर बताऊंगा, क्योंकि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है यहाँ पर ये इंटरनेशनल लेवल पे एक ऐसी बॉडी है जो कि दुनिया में व्यापार कैसे करना है उसके ऊपर काम करती है। और यूपीएससी के पेपर आप लोगों ने अगर ध्यान से देखा होगा तो यहाँ पर जो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है उससे भाई साहब धड़ल्ले से क्वेश्चन पूछा, यानी ऐसे तरीके से कोई खुंदस खाए बैठा हो कि मैं ना अब की बार ना सारी ऑर्गेनाइजेशन याद करवा देनी है लोगों को, ठीक है। तो इतने सारे क्वेश्चन यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन से डायरेक्ट उनके द्वारा पूछे गए, तो इसलिए ऑर्गेनाइजेशन भी कवर करते हुए चलेंगे जहाँ जहाँ पर भी रिक्वायरमेंट होगी। और हाँ, कई सारे बच्चे बोले थे कि सर गेम्स के ऊपर भी फोकस देना चाहिए क्या। देखिए यार, गेम्स के ऊपर भी फोकस देना चाहिए, ऐसा नहीं कि अब की बार नहीं आया तो फिर नहीं आएगा, क्योंकि एक बार 3-4 क्वेश्चन आ गए फिर गायब हो गया, अब की बार ऑर्गेनाइजेशन हो गई तो थोड़ा ना अगली बार भी ऑर्गेनाइजेशन ही आएंगी। तो ये चीजें आप लोगों को हमेशा तैयार करती रहने हैं। यूपीएससी को इसलिए बोलते हैं अनप्रेडिक्टेबल, यानी कि उसको प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता। उसको प्रेडिक्ट करने का एक ही सबसे शानदार तरीका है, वो है कि अपने आप को प्रिपेयर करो। तो किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहना ही क्यों है, अपनी प्रिपरेशन ऐसी करनी है ना कि भाई साहब तुम पूछ लो जहां से भी पूछोगे, कम से कम जो पढ़ के आए उससे तो नहीं छोड़ेंगे। तो कॉन्फिडेंस में रहो और अपनी जो काम कर रहे हो उसके ऊपर फोकस करते रहो। यूपीएससी प्रीलिम्स जीएस पेपर 2 और 3 के अंदर आप लोगों से यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेड, इन सब चीज़ों के बारे में अगर बात करें। अभी न्यूज़ में क्यों है, पहले तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि भाई साहब आखिर क्यों पढ़ा रहे हो उसके बारे में, ये तो बता दो पहले। तो ये बात है यहाँ पर कि अभी इसकी 12वीं मिनिस्टर की कॉन्फ्रेंस हुई है, जो मिनिस्टर आकर मिले यहाँ पर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की। और सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर यह है कि ये अब तक ना पेंडिंग पड़ा होता काफी लंबे समय से मुद्दा। क्यों, कोविड-19 के चलते चीजें जो है वो प्रॉपर हो नहीं पा रही थी, तो अभी उसी को लेकर यहाँ पर सॉल्यूशन निकाला गया। तो कई सारे मुद्दे थे जिनके ऊपर बात करनी थी, इसीलिए यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी मैंने अभी यहाँ पर फोटो में आप लोगों को दिखाई, ये इस पर्सनैलिटी के ऊपर जो है अलग अलग स्टेट, पीसीएस, इवन यूपीएससी में जो ईपीएफओ है उसके द्वारा भी दबा के क्वेश्चन पूछे गए, क्योंकि ये पहली पर्सनैलिटी है जो कि यहाँ पर डायरेक्टर जनरल बनी WTO की, यानी कि एक तरीके से वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की। और इनका नाम है काफी डिफरेंट, जिनको बोलते हैं नकोजी ओंकोजो एबोला, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को बोला भी था कि इनका नाम याद रखिएगा NOI के नाम से। तो नाइजीरियन पर्सनैलिटी है और पहली वुमेन पर्सनैलिटी है जो कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की, जो अभी यहाँ पर एक तरीके से यानी एक तरीके हाईएस्ट पोस्ट पर बैठी है, और उस हाईएस्ट पोस्ट को आप लोग बोलते हो डायरेक्टर जनरल। तो पर्सनैलिटी स्पेसिफिक क्वेश्चन अगर आप लोगों से कोई पूछ ले तो आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए।
चाहिए। तो अभी यहाँ पर कई सारे ऐसे मुद्दे थे जिनके ऊपर बात करनी थी। एक तो सबसे पहली तो बात ये चलनी थी कि आज यहाँ पर कोविड-19 की दवाई बनाई जा रही है और अभी कोविड-19 की दवाई को लेकर आगे कैसे चलना है। तो कोविड-19 की वैक्सीन बनाने की बातें की गई, ठीक है। इसी के साथ में कैसे ई कॉमर्स ट्रेड को लेकर चलना है, फूड सिक्योरिटी के बारे में बात की गई, बहुत सारी फिशिंग सब्सिडी के बारे में बातें की जा रही थी। तो ये सब चीज़ें थी यहाँ पर। तो यहाँ पर जो WTO की यहाँ पर जो डायरेक्टर जनरल के द्वारा ये बोला गया, भाई साहब काफ़ी लंबे समय बाद जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इतने शानदार जो एक तरीके से ना रिजल्ट दिए गए जो इस मीटिंग में यहाँ पर काम हुआ है। वो शानदार रिजल्ट क्या है मैं आप लोगों को अभी एक एक कर बताऊंगा, पर उससे पहले कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ में यहाँ पर शेयर करना चाहूँगा। देखिए, अगर पुराने टाइम में आप लोग जाएंगे तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो था ना, ये बनाया इसलिए गया था ताकि यहाँ पर इसका इस्तेमाल जो हो वो इस तरीके से किया जा सके कि आने वाले टाइम में जो यहाँ पर ऐसी कंट्री हैं जैसे चाइना हो गया, इंडिया हो गया, उन कंट्री के लोगों को जाकर अपना प्रोडक्ट हम लोग बेच सकें। यानी कि USA, जापान, वेस्ट जो यहाँ पर एक तरीके से वेस्टर्न कंट्री है जैसे कि UK हो गया, तो वो हमको अपनी मार्केट बनाना चाहते थे। तो इसलिए यहाँ पर इनके द्वारा ये बनाया गया। पर लेकिन वही कहते हैं कि एक तरीके से नहीं, 100 सुनार की एक लोहार की, कब तक अपनी चलाओगे, अब तक वो अपनी चलाते हुए अब तक हम लोग प्रोडक्ट उनका खरीदते आ रहे थे, हम लोग यूज़ कर रहे हैं। अब आज के डेट में देख लो आप लोग, फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, टेलीग्राम हो गया, या फिर कोई भी आप लोग सोशल मीडिया हैंडल ले लीजिए, वो बना रहे हैं, हम लोग यूज़ कर रहे हैं। सोचो अगर ये सारे प्रोडक्ट हमारे होते और वो यूज़ कर रहे होते तो कैसा होता, आता ना मजा जीने में, ठीक है। पर लेकिन हम लोग जो है आलसी टाइप के लोग हैं, हम लोग को सब कुछ बना बनाया चाहिए। हम लोग को अगर थोड़ा सा कोई मेहनत करने के लिए बोलते तो हम लोग को लगता है यार मिल तो रहा है, फालतू में मेहनत ही क्या करनी है। इवन बीटेक के सारे प्रोजेक्ट जो है हम लोग खरीद कर ले आते हैं, अपने आप से मेहनत ही नहीं करने। तो ये इशू हमारे एजुकेशन सिस्टम में ही आप लोगों को देखने को मिलेगा, इसीलिए हम लोग यहाँ पर हमेशा ये चीज़ें करते हैं। और अगर हम लोग थोड़ी मेहनत करके बना भी लें चीज़ों को तो फिर ये इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाने लगते हैं। आप लोग ये देखो कितने घटिया हैं ये वेस्टर्न वर्ल्ड की कंट्री। हम लोगों ने मेहनत कर कोविड-19 की दवाई बनाई, तो भाई साहब इन्होंने अप्रूवल ही नहीं दिया। इनको सबसे पहले तो सदमा लग गया कि इसने बना कैसे ली, ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ पर एक तरीके से इंडिया जैसी कंट्री, एक तरीके जिसको देखते हैं कि एक गरीब कंट्री है, डेवलप इकोनॉमी है, इसने कैसे दवाई बना ली यार। तो सबसे पहले इनको तो सदमा ही वो इनका ढंग से एक तरीके से ना उसी से नहीं उभर पाए यहाँ पर, तो उसको बहुत सारी कंट्री ने अप्रूवल नहीं दिया एंडिंग तक भी। तो ये वाली हरकतें इनकी आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये वैसे बात करते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की, पर लेकिन इसको हमेशा अपने हिसाब से चलाने की बात करते हैं। तो नाइजीरियन जो नकोजी ओकोंजो जो अवेला है यहाँ पर, ये अपॉइंटेड की गई थी यहाँ पर डायरेक्टर जनरल, और फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल बनी, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो गई। अगर बात करूँ WTO के बारे में, तो जब ये बनाया गया तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये था कि WTO जो है ये बनाया गया 1995 में। इससे पहले इसका एक आप लोग बोल सकते हैं जिससे पैदा हुआ, तो यहाँ पर उसका नाम था GATT, यानी कि जर्नल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। आप लोग बोलोगे जब ऑलरेडी है घर में एक सामान तो दूसरा सामान काहे लेके आ रहे हो यार, क्यों यहाँ पर दूसरा सामान बना रहे हो जब ऑलरेडी फालतू में क्यों टाइम और पैसा बर्बाद कर रहे हो। तो ऐसी बात नहीं है यार, कुछ ना कुछ तो फायदा होगा। मॉडर्न चीजें हैं, आप लोग भी आते ही पुराना फोन आते खत्म होता है, नया फोन आता है मार्केट में, नया फोन ले लेते हैं। तो रिक्वायरमेंट है तो ही लिया करो, ऐसे नहीं कि ले लिया बस ऐसे ही। तो पुराने वाला जो GATT था वो क्या था, वो गुड्स के ऊपर काम करता था, सामान लाना बेचना, कहाँ पर क्या क्या चल रहे हैं, तो ये लिमिटेड था। पर लेकिन अभी क्या बात चल रही है, अभी बात चल रही है गुड्स एंड सर्विसेज की, यानी कि आज की डेट में सर्विस के बारे में जब बात करते हैं तो यहाँ पर ये भी उसके ऊपर भी काम करते हैं। तो इसीलिए इसको अपग्रेड किया गया और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर इसका नाम रखा गया। और उरुग्वे राउंड चला, ये ऐसा नहीं कि एक ही रात में हो गया, 1986 से लेकर 1994 यानी कि 1986 से लेकर 1994 तक का एक प्रॉपर डिस्कशन चला जिसको उरुग्वे राउंड बोलते हैं। और ये उरुग्वे राउंड जो था ये आगे चलकर जब कंप्लीट हुआ फिर एक मार्कच एग्रीमेंट यहां पर साइन किया गया मोरक्को के अंदर में 1994 में, और वहां पर जन्म होता है, उन्हीं बधाई हो क्या हुआ है कि WTO हुआ है। तो WTO वहां से निकाल कर लाया गया। तो पहले एक राउंड चला, प्रॉपर डिस्कशन हुआ, और उसके बाद में लगा कि हाँ यार अब बनाइए कोई चीज दमदार। पर लेकिन उन्होंने क्या पता था कि जिसने दमदार ये चीज बनाई है वो आगे चलकर इसके पर काटती हुई नजर आएगी। तो यही जो कंट्री है आज के डेट में इसके पर काटती हुई आप लोगों को नजर आती है। कुछ इंपॉर्टेंट और बातें यहाँ पर, जो WTO है वो एक इंटरनेशनल लेवल की ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पर, जो कि यहाँ पर एक तरीके से जो कंट्री हैं उनके बीच में एक बैलेंस बनाने का काम करती है कि भाई साहब खरीदो और बेचो सामान को और अपनी लाइफ को एंजॉय करो, अपनी जनता का फायदा पहुंचाओ। मेन डिफरेंस मैंने बता दी यहाँ पर GATT और WTO में, यहाँ पर यही है कि वो डील करता था ओनली गुड्स में, और यहाँ पर ये डील करता है दोनों में, ठीक है। यानी कि एक तरीके से नहीं वो प्रेस रावल की मूवी नहीं है, मूवी का नाम फंटू से, फिर 1 2 3 याद नहीं आ रहा एग्जैक्ट, उन्हें कहता है वो इसमें वो चड्डी बनियान बेचता है, ठीक है। मेरा नाम चड्डी बनियान बेचने वाला, वो बोलते हैं नाम क्या था उसका, सबका नाम एक ही रहता है उसमें, नाम भी माइंड से निकल गया। तो वो वाली जो मूवी है उसमें तो नहीं कहते एक तरीके से कि तुम ना बस ये बेचते हो तो मैं तो ये भी बेचता हूँ। तो सर्विस और गुड्स ये दोनों में काम करता है, तो इसलिए देखने को मिलेगा। जनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है।
जो 164 के करीब मेंबर आप लोगों को देखने को मिलेंगे, इंक्लूडिंग यूरोपियन यूनियन। ऑब्जर्वर भी है कई सारे, ईरान, इराक, भूटान, लीबिया, ठीक है। और फाउंडिंग मेंबर है इंडिया, 1947 से हम लोग जुड़े हुए हैं और फिर आगे चल के WTO से भी जुड़े हुए हैं, तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो आज की डेट में अगर कोई इसकी स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो जो अभी मीटिंग हुई यहाँ पर होती है मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस। तो सबसे जो इसकी ये हाईएस्ट जो लेवल की कॉन्फ्रेंस होती है ये मिनिस्टर के लेवल की होती है। तो ये जो अभी कॉन्फ्रेंस हुई है 12वें नंबर की, ये मिनिस्ट्रियल लेवल की कॉन्फ्रेंस हुई है। इसके अंदर में जनरल काउंसिल रहती है, एक तो डिस्प्यूट सेटल करने वाली बॉडी रहती है और ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी रहती है। इसके अंदर गुड्स और इसी के साथ में सर्विस और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भी आप लोगों को देखने को मिलेगी। यानी कि आप लोगों ने कोई प्रोडक्ट बनाया, वो प्रोडक्ट जो है वो आप लोगों का प्रोडक्ट है, ये आप लोगों को अधिकार दिया जाता है क्योंकि आप लोगों ने मेहनत कर कर उसको बनाया, तो उसके ऊपर भी यहाँ पर ये काम करती है। तो इसलिए टाइम टू टाइम यहाँ पर ये न्यूज में रहती है। जब भी यहाँ पर व्यापार के बारे में, गुड्स और सर्विस, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के बारे में बात करते हैं तो इसका नाम आप लोगों को अक्सर देखने को मिलता है। तो क्यों ना एक बार इकट्ठा होके सारे सामान इसके पढ़ लिए जाएं, फिर कभी भी ये न्यूज में आए तो हम लोग को पता रहे, अच्छा उस बॉडी के बारे में बात करो, अरे पढ़ी थी यार वो तो पूरी पता है, मैं ऊपर से नीचे चलो, ठीक है। तो वाली बातें आप लोगों को होनी चाहिए, मतलब पता रहना चाहिए यार उसके बारे में, क्या सारी चीजें एक तरीके से याद होनी चाहिए एग्जाम में जब जाकर बैठो कि भाई साहब इतनी बार रिवीजन कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं, क्वेश्चन आए तो सही पटक पटक के मारेंगे उससे, तो ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव क्या रहते हैं इसके? सबसे पहले तो जो कानून बना रखे हैं उसको इंप्लीमेंट करो। भाई साहब सबके लिए बराबर है, ऐसा नहीं कि तुम अमीर हो तुम गरीब हो, कानून सबके लिए इक्वल है, ठीक है। इसी के साथ में नेगोशिएट करना, मॉनिटर कराना कि भाई साहब व्यापार करना है, हाँ यार वो ठीक से दाम नहीं लगा रहा, और लगा ले यार, थोड़ा सा तू कम कर ले, थोड़ा सा तू ज्यादा दे दे यार, अपना व्यापार करो, कहाँ टेंशन ले रहे हो। तो लिबरलाइज करा दिया चीजों को, रिजोल्व कर दिया। कोई लड़ रहे थे, अरे क्यों लड़ रहे हो यार, लड़ाई से किसी का भला नहीं हो भाई, लड़ाई नहीं करते, ठीक है। जैसे हरियाणवी भाषा में बोलते हैं कि लड़ाई से किसी ना भला होना भाई, लड़ाई नहीं करते भाई, व्यापार कर रखना है अपना, ठीक है। उन्हें मूवी आई थी एक, जो ये अनुष्का शर्मा थी उसमें और वो रणवीर सिंह था शायद, ठीक है। शादी में जरूर आना था क्या वो, नहीं वो तो दूसरी थी। उसमें नहीं कहता वो बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस वो बिजनेस कर लो भाई साहब, लड़के रहे हो बिजनेस कर लो अपने, ठीक है। तो वो वाली बैंड बाजा बारात थी ना सर, आई थिंक, तो वो वाली चीजें। तो इसी के साथ में यहाँ पर बात करें तो ट्रांसपेरेंसी के बारे में बात करते हैं। ट्रांसपेरेंसी बना के रखें, ऐसे नहीं कोई अपनी अपनी धंधागिरी चला रहा है वहाँ पर, ठीक है। डिसीजन मेकिंग अच्छा होना चाहिए, कोऑपरेट करना है एक दूसरे के साथ में मिलकर, ठीक है। इसी के साथ में जो डेवलपिंग कंट्री है उनको हेल्प करना है, भाई साहब गरीब हैं यार, कुछ तो हेल्प करो, कम से कम बीच से डूब रहे हैं तो बचाओ तो सही थोड़ा। तो एक तरीके से ये काम करता है चीज़ों को एक नहीं पैटर्न में लेकर आने के लिए। तो ये चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेगी, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट बॉडी आप लोग बोल सकते हैं। तो कुछ इसके आउटकम क्या है जो 12वें नंबर की मीटिंग हुई है। तो इसमें सबसे पहले तो इन्होंने बोला कि यार अपना ढांचा सुधार लो। भाई साहब कोई आ रहा है तुम्हारे घर में बैठने के लिए, कम से कम ऐसा तो रखो कोई आ सके, उसको चेयर दे सको, कुर्सी बैठने के लिए, खाना पीना थोड़ा बहुत दे सको, उसको लगे हाँ आया हूँ। तो आप लोग वो करते ना, आप लोग आपस में लड़ते रहते हो। तो यानी कि इसका जो मेल फंक्शनिंग चल रही थी, उल्टी सीधी हरकतें हो रही थी, तो उसको वेल फंक्शनिंग करने की बात की जा रही है। तो डिस्प्यूट को सेटल करना, वो सब चीज़ें, तो यहाँ पर 2024 तक का ये सिस्टम जो है और प्रॉपर दुरुस्त किया जाएगा इनके द्वारा, ये बातें की जा रही है। और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अच्छे से फंक्शन करता हुआ आप लोगों को नजर आएगा, तो इसके अंदर रिफॉर्म किए जाएंगे, ठीक है। दूसरा जो फिशिंग सब्सिडी के बारे में बात की जा रही है, देखिए सब्सिडी का मतलब होता है छूट देना। छूट देना मतलब यानी कि एक तरीके से मान लीजिए आज की डेट में जैसे हमारे देश में किसान जो है वो गेहूं उगा रहे हैं और गवर्नमेंट जो है वो बोलने लगी कि ठीक है यार तुम अपने गेहूं जो है वो वीट अपने खेतों में उगाओ और हम तुमको सब्सिडी देंगे, पर किलो पर हम तुमको 20 रुपये सब्सिडी देंगे। मान लीजिए अगर मार्केट में ले जाकर गेहूं जो बेचे जा रहे हैं वो मान लीजिए 60 रुपये पर केजी बेचे जा रहे हैं, ठीक है। अब गवर्नमेंट बोलने लगे कि ठीक है 60 रुपये की जगह तुम ना इसको 50 रुपये बेचो। तो किसान कहेगा यार दिमाग खराब हो गया क्या, मतलब 60 रुपये हमको पड़ रहा है, हम 50 रुपये कहाँ बेच दे इसको। तो गवर्नमेंट ने बोला टेंशन मत लो, 20 रुपये हम तुमको देंगे, ठीक है। इवन चाहो तो तुम 40 बेच दो, अगर तुम्हारा 60 बेचने का मन कर रहा था ना तो 40 बेच दो, 20 रुपये हम देंगे तुमको जो तुम्हारी कमी को पूरी करेगा, पर लेकिन तुम इसका प्राइस थोड़ा डाउन रखो। तो अगर प्राइस थोड़ा डाउन रहेगा तो अगर हमारा प्रोडक्ट जो है मार्केट में कम प्राइस पर जाएगा तो यहाँ पर जो दूसरी कंट्री के जो प्रोडक्ट है उनको कोई लोग खरीदेगा नहीं, तो हमारी ही प्रोडक्ट खरीदेंगे, तो इससे खपत बढ़ेगी हमारे प्रोडक्ट की, तो ये सब्सिडी होगी। ऐसी ही सब्सिडी जो होती है जो यहाँ पर मछली पकड़ने वालों को दी जाती है, कोई ट्रोलर यूज करे तो ट्रोलर में सब्सिडी दे दी, कोई नेट यूज कर रहा है जाल पकड़ने वाला उसमें सब्सिडी दे दी, ठीक है। बहुत सारी ऐसी तरीके की सब्सिडी यहाँ पर दी जाती है, पर लेकिन इस सब्सिडी की वजह से ओवर फिशिंग हो रही थी, यानी कि जहां पर मछली कम भी है वहां पर भी लोग धड़ल्ले से मछलियां एक तरीके से पकड़ रहे थे, इसकी वजह से दिक्कतें देखने को मिल रही थी। तो उसको बैन करने की बात की गई ताकि ओवर फिशिंग को रोका जा सके, उसी के ऊपर काम किया गया और अभी उसी को लेकर आगे चल रहे हैं, यानी कि ओवर फिशिंग को यहां पर रोका गया इस पर्टिकुलर मुद्दे के ऊपर, ये बातें यहां पर की गई। तो इंपॉर्टेंट क्या है,
तो इंडिया जो है हालांकि और जो डेवलपिंग कंट्री है वो बोल रहे थे यार तुम्हारे पास तो खूब टेक्नोलॉजी है, तुम तो दबाकर मछली पकड़ लेते हो, हमारी जनता भी इतनी है, इतने सारे तो लोग ही रहते हैं हमारे देश में, कैसे उनका खाना पीना होगा जो मछली के ऊपर डिपेंडेंट है। तो हम लोगों ने थोड़ी छूट भी ले ली थी, वो एक अलग बात है, पर लेकिन इलीगल तरीके से जो यहाँ पर सब्सिडी दी जा रही थी और गलत तरीके से जो काम हो रहे थे उसको रोका जाएगा। और ये अब तक यहाँ पर नेगोशिएशन चल रही थी, अब जाकर इसको प्रॉपर इंप्लीमेंट किया जा रहा है। एक इंपॉर्टेंट मुद्दा क्या हो गया यहाँ पर जो एग्रीमेंट निकल कर आ रहा है, ये है आज की डेट में ग्लोबल फूड सिक्योरिटी के ऊपर। आप लोगों को मैंने बताया था कि रिसेंटली अभी रसिया और यूक्रेन के जो सींग जुड़ रहे हैं अभी आपस में, तो इनके सींग लड़ने की वजह से अफ्रीका कॉन्टिनेंट में जो है भुखमरी आने वाली है। मैंने आप लोगों को बताया था क्यों, क्योंकि दुनिया में 25% जो गेहूं का सप्लाई होता है वो यहां से जाता है। तो सोचो 25% गेहूं का सप्लाई रुक गया तो कितनी जनता जो है वो दिक्कत में आ गई। तो उसी के ऊपर बात की जा रही है। तो अलाउ करना है यहाँ पर एक तरीके से जो कंट्री वुड अलाउ टू रिस्ट्रिक्ट फूड सप्लाई टू इंश्योर द डोमेस्टिक फूड सिक्योरिटी। ठीक है, तो यानी कि देखिए आप लोग एक तरीके से समझ सकते हैं, जैसे आप लोगों को याद होगा कोविड-19 की जब दवाई हमारे द्वारा बनाई गई तो हम लोगों ने बोला कि अपने पड़ोसी देशों को खुद दवाई सप्लाई करेंगे, और हमारे देश में कोविड-19 ऐसा हो गया कि हमारी कमर तोड़ के रख दी, फिर हम लोगों ने लोगों को सप्लाई करना बंद कर दी। और ये पहले शर्मा जी अपनी पेटी बांध लो। तो यहाँ पर वही बोला गया कि अपनी कंट्री में कम से कम सबको ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि एक्सपोर्ट करने बैठ गए, अच्छा दाम बढ़िया मिल रहा है तो बेच दो। अरे यार अपने घर में देख लो बच्चे भूखे सो रहे हैं, कम से कम उनको खाना दे लो, तुम बेचने पर लग गए यार कंप्लीटली, तो वो काम नहीं करना है। तो बेचने से पहले अपना भी देख लो कि हाँ अपने घर में क्या खाना दे पाओगे तुम। तो फूड सिक्योरिटी के ऊपर सबसे पहले तो आप लोग खुद को काम करना पड़ेगा। आपके बच्चों को खाना खिलाने कोई बाहर वाला तो आने से रहा, तो पहले अपने बच्चों को अपने देश में अपने लोगों को खाना खिलाओ, उसके बाद में बाहर का सोचना। तो यानी कि पहले अपना सोचना है। तो ये बातें खुद यहाँ पर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ही बोल रहे हैं, ताकि अपनी कंट्री में आप लोग फोकस करोगे, क्योंकि हर एक इंसान जो है वो अगर अपने बारे में सोचने लगेगा तो कहने का मतलब है कि एक तरीके से अपने देश के बारे में सोचने लगेगा तो देश में जो गरीब जनता है वो वहां पर एक तरीके से नहीं मरेगी, जो कि भुखमरी की वजह से मर जाती है। और कोविड-19 ने काफी बुरी हालत क्रिएट भी की थी। अभी ऑल ओवर वर्ल्ड में आप लोगों को ई कॉमर्स जो है वो ट्रांजेक्शन काफी ज्यादा होता हुआ नजर आएगा। आप लोग बोलोगे क्या शब्द बोल दिया, समझ में नहीं आया, दिमाग के ऊपर से निकल गया। ई कॉमर्स का मतलब होता है जो आज की डेट में आप लोग ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं, जो भी आप लोग खरीदते हैं चीजें, जैसे आप लोग अमेजन से खरीद रहे हैं, फ्लिपकार्ट से खरीद रहे हैं, ये जो आप लोग यहाँ पर ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, तो उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। 2017 से लेके 20 तक का जो डेवलपिंग कंट्री है उनके द्वारा टैरिफ जो है वो लोस्ट कर दिया गया 50 बिलियन का। मतलब क्या था, मतलब यहाँ पर यह था अगर कोई प्रोडक्ट यहाँ पर खरीद रहा है अमेजन के थ्रू, और वो प्रोडक्ट जो है वो यहाँ पर हम लोगों ने खरीद लिया अपनी कंट्री में, और वहां पर जो टैक्स उसके ऊपर लग नहीं रहा है, जो पैसा कमा रहा है वो टैक्स या तो यूएसए में जाकर पे कर रहा है थोड़ा बहुत, या फिर बिल्कुल नहीं कर रहा है, तो पैसा व्यापार तो हो रहा है इंडिया के अंदर में और यहाँ पर उसको फायदा मिल नहीं रहा है, तो उसके ऊपर टैक्स लगाने की बात यहाँ पर की गई। तो यूएस से गुस्सा हो गया, बोला हमारी कंट्री के ऊपर टैक्स लगाया जा रहा है यार तुमको। तो इसी के चलते यहाँ पर बोला गया इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन जो होगा उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी इंपोर्ट की जाएगी, क्योंकि एक बाउंड्री से दूसरी बाउंड्री में यहाँ पर ये व्यापार जा रहा है। तो उसी के ऊपर काम करने की बात की जा रही है कि बोला जा रहा है कि लॉन्ग स्टैंडिंग जो मोरिटोरियम है कस्टम ड्यूटी को लेकर उन ई कॉमर्स पर, ठीक है, तो यहाँ पर मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस 2031 में जो होगी, जो 2024 में जो होगी 31 मार्च को, तो उसके ऊपर यहाँ पर देखना पड़ेगा। अभी के लिए यहाँ पर इसको थोड़ा सा इस तरीके से लेकर चला जा रहा है ताकि चीजें जो है वो बैलेंस बनी रहे, ठीक है। तो ये अभी यहाँ पर काफी बड़ा मुद्दा था, यहाँ पर इसको अलग अलग तरीके से देखा जा रहा था, तो ये भी एक काफी बड़ा इशू यहाँ पर सामने निकल कर आ रहा था। एक और जो सबसे बड़ा मुद्दा था, हालांकि ये स्टार्टिंग में बताना था पर मुझे लगा इसको थोड़ा सा डिटेल में अच्छे से बताऊंगा आप लोगों को, यह है कोविड-19 जो वैक्सीन बनाई गई प्रोडक्शन की, उसके बारे में बात की गई। यहां पर सबसे बड़ा मुद्दा जो निकल के आया वो आया कि आप लोग ये दवाई जो बना रहे हो तो इस दवाई पर छूट देने की बात की गई। आप लोगों को याद होगा बिल गेट्स साहब ने भी मना कर दिया कि नहीं हम लोग यहां पर छूट नहीं देंगे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके दुनिया भर का पैसा हम लोगों ने लगाया, ठीक है, तो वाली बात निकल कर आई। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो टेम्परेरी यानी कि टेम्परेरी तौर पर यहां पर एक तरीके से वेव कर रहा है, यानी कि हटा रहा है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पेटेंट कोविड-19 की वैक्सीन पर, ठीक है। तो यहां पर एक तरीके से कंसेंट दिया जा रहा है ताकि आने वाले टाइम में उसकी दवाई को मैन्युफैक्चरिंग किया जा सकती है डोमेस्टिक लेवल पर, तो ये कंट्रीब्यूट करेगा काफी लार्ज स्केल पर और मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी यहां पर बढ़ेगी, तो काफी फायदा यहां पर देखने को मिलेगा। करंट एग्रीमेंट जो है यहां पर एक तरीके से ओरिजिनल जो प्रपोजल है खासकर जो रखा गया था इंडिया और साउथ अफ्रीका के द्वारा 2020 में लाकर आया गया था कि भाई साहब देखो इतने सारे लोग बीमार हो गए हैं और तुम यहां पर अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट लिए घूम रहे हो, जब लोग ही मर जाएंगे तो फिर इसका रिसर्च एंड डेवलपमेंट का क्या करोगे, तो इसको वेव कर देना चाहिए। वैक्सीन का जो यहां पर जो आज के में कोई प्रैक्टिस कर रहा है, कोई बना रहा है वैक्सीन अपनी कंट्री बेच रहा है, तो उसके ऊपर जो आप लोग अपना प्रतिबंध लगाते हैं वो हटा देना चाहिए। हालांकि यहां पर इस वेवर को काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया था डेवलप कंट्री ने, पर लेकिन WTO ने खुद बोला था यहां पर एक तरीके से कि यार अमीरों कहां जाओगे इतना पैसा लेकर जब गरीब बेचारे सारे मर जाएंगे।
तो यहाँ पर उसके चलते कुछ कंट्री को शर्म आई और उन्होंने क्या है अपना जो श्रम है उसको थोड़ा सा और जलील होने के बाद में उनको लगा कि हाँ यार सही बोला जा रहा है, आखिर हम लोग व्यापार तो इन्हीं के यहाँ पर जाकर करते हैं ना। तो उनकी जलालत जो है वो थोड़ी सी कम हुई और तब जाकर यहाँ पर चीजें जो हैं वो सुधरती हुई नजर आई। और तब से लेकर यहाँ पर इनके द्वारा अब थोड़ी बहुत छूट देने की बात की जा रही है, वो भी लिमिटेड पीरियड के लिए, टेम्परेरी टाइम के लिए। ऐसा नहीं कि यहाँ पर तुम मजे करते रहो बस, तो वाली चीजें यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, तो ये अग्रीमेंट आप लोगों को देखने को मिले वैक्सीन के ऊपर, इसी के साथ में ई कॉमर्स के ऊपर। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोगों ने जो बातें की फूड सिक्योरिटी के ऊपर, WTO रिफॉर्म के ऊपर और फिशिंग के ऊपर। तो कम से कम यहाँ पर जो ये एग्रीमेंट है 5, ये आप लोग लिखने के लिए भी आ जाए तो इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। 2017 में WTO से क्वेश्चन यहां पर पूछ लिया गया कि इंडिया ने रेटिफाई कर चुके हैं ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट, ठीक है, WTO का। इंडिया जो है पार्ट है WTO का बाली मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस 2013 का, और ट्रेड फैसिलिटेशन जो एग्रीमेंट है 2017 में इसको 16 में इसको इंप्लीमेंट किया गया। 2017 में यहां पर ये प्रीलिम्स से क्वेश्चन पूछ लिया, यानी कि एक तरीके से आप लोग समझ सकते हैं करंट था यहां पर, तो तुरंत यहां पर इनके द्वारा लपक लिया गया है, ठीक है। तो आंसर क्या यहां पर इसका सही आंसर यहां पर सही इसका ए। तो ये बेसिकली ये जो 2017 में इसको इंप्लीमेंट किया गया, ना कि 2016 में इसको इंप्लीमेंट किया गया। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि फेज में था उस टाइम पर यहाँ पर ये, तो इस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों से बनते हैं, तो कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए जब ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो क्या था ये ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट, अगर इसके बारे में बात करें तो सबसे पहले तो यहाँ पर ये बात की गई कि एक्सपेडाइट एक तरीके से ना, एक तरीके चीजों को मूवमेंट को एक तरीके से बढ़ाना, यहाँ पर क्लियरेंस देना आसानी से, इंक्लूडिंग गुड्स जो हैं, ताकि चीजें आसानी से की जा सकें। दूसरा डेवलपिंग कंट्री और जो यहाँ पर डेवलपिंग कंट्री और लीस्ट डेवलप्ड कंट्री हैं, तो उनके ऊपर फोकस देने की बात करना और इंटरनेशनल अरेंजमेंट करना ताकि फाइनल प्रोविजन जो है एग्रीमेंट को उसको इंप्लीमेंट किया सके, यानी कि आसान कर देना और ज्यादा व्यापार को, उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो ये ट्रेड फैसिलिटेशन के ऊपर काफी लंबे समय से तू मैं चल रही थी, तो इसको भी यहाँ पर पार किया गया। तो आंसर यहाँ पर इसका ए हो गया। तो यूपीएससी ऐसे एक डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लेती है, तो माइंड में क्लैरिटी होगी, तो फिर आप लोग इस तरीके से क्वेश्चन का आंसर भी कर पाओगे, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये नेक्स्ट आर्टिकल अब आप लोग को और अच्छे से कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराएगा यहाँ पर WTO से रिलेटेड, यहाँ पर जो यहाँ पर एग्रीमेंट साइन किया गया था वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में, और यहाँ पर जो फिशरी वाला सेक्टर है उसमें सब्सिडी जो दी जा रही है उसको कैसे लेकर चलना है, उसके बारे में बात की गई थी कि सब्सिडी जो है उसको रोकना है। तो क्योंकि सब्सिडी जब दी जाती है ना, एक पर्टिकुलर कंट्री है जो कि काफी अमीर है, वो तो भाई साहब दबाकर छूट दे देगी, पर लेकिन एक ऐसी कंट्री जो कि यहाँ पर एक तरीके से जिसके पास में ज्यादा रिसोर्सेज नहीं है, वो कैसे होगा। तो यहाँ पर जो भी इलीगल तरीके से या फिर जो यहाँ पर जो रिपोर्टेड या फिर अनरेगुलेटेड तरीके से जो मछली पकड़ी जा रही है उसको रोकना है, क्योंकि इसकी वजह से दिक्कतें देखने को मिलती हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे लगकर सारे पेड़ उड़ा डालो एक बार धरती के ऊपर से, और फिर जो है फिर घूमते रहना ठन ठन गोपाल, क्योंकि पेड़ कहीं होगे नहीं, और फिर घूमोगे एक तरीके से कि यार कहीं बारिश नहीं हो रही है, सूखा पड़ गया, वो सब चीजें। तो अभी यहाँ पर इसी के ऊपर बात की जा रही है कि स्पेशल एंड डिफरेंशियल जो ट्रीटमेंट यहाँ पर दिया जाएगा। डिफरेंशियल का मतलब क्या होता है, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा एक ऐसा बच्चा जो कि पढ़ने में काफी होशियार है उसको अलग ट्रीटमेंट मिलता है, और एक ऐसा बच्चा जो कि पढ़ने में ज्यादा होशियार नहीं है, थोड़ा कमजोर है, उसको अलग ट्रीटमेंट मिलता है। तो ऐसे ही आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो डेवलपिंग कंट्री है, जो अमीर देश है, उनको तो अलग ट्रीटमेंट मिलेगा कि भाई साहब तुम्हारे पास में दुनिया भर का पैसा है तो तुम तो कुछ भी अपना एंजॉय कर सकते हो, पर लेकिन जो गरीब कंट्री है, जो अभी लीस्ट डेवलप कंट्री है, उनको यहाँ पर टाइम दिया जाएगा। यानी कि ये जो एग्रीमेंट यहाँ पर साइन किया गया, एग्रीमेंट ऑन फिशरीज एंड सब्सिडी एग्रीमेंट WTO के अंदर में, उसको इंप्लीमेंट करने के लिए जो डेवलपिंग कंट्री है उनको 2 साल का एक टाइम पीरियड दिया गया है, ताकि वो अपने आप को संभाल सकें और इसको ढंग से इंप्लीमेंट करें, देखकर समझकर, ताकि कोई भी दिक्कत देखने को न मिले। ये तो दुनियादारी की बात हम लोगों ने कर ली, पर अपने देश के अंदर अगर आप लोग बात करेंगे फिश के बारे में, फिश के कंजप्शन के बारे में, तो ये आप लोगों को कुछ फिगर देखने को मिलेगा 2019 का। बोला जा रहा है 2.1 यानी कि लगभग 2% का इंक्रीमेंट यानी कि बढ़ोतरी हुई है जो भी फिश लैंडिंग की जाती है। मतलब क्या होता है इसका, ये होता है एक तरीके से मछली को पकड़ना और उसको किनारे पर ले जाके रखना, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। आप लोगों को पता है हमारी कंट्री में टोटल मिलाकर 9 राज्य ऐसे हैं जो कोस्टल बाउंड्री को टच करते हैं, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से मछली जो है उसका उपयोग किया जाता है। तो जैसे तमिलनाडु, गुजरात, केरला आप लोग यहाँ पर देखते हैं। इसी के साथ में कई जगह अभी यहाँ पर बढ़ोतरी देखने को मिली, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तो ये एरिया है यहाँ पर लैंडिंग में कमी हुई। यहाँ पर महाराष्ट्र, गोवा और केरला, तो अलग अलग रीजन अलग अलग तरीके से यहाँ पर इंपैक्टेड हुए, तो इसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। हमारी कंट्री में जब सब्सिडी की बात करते हैं हम लोग ज्यादा सब्सिडी नहीं देते हैं, सब्सिडी तो वो देगा ना जिसके पास में पैसा होगा। हमारे पास में वैसे यार दिक्कतें इतनी सारी हैं, हम लोग उन्हीं से जूझ रहे हैं, तो सब्सिडी कहाँ से निकाल कर लेकर आएंगे। किसानों तक हम लोग प्रॉपर वे में सब्सिडी नहीं दे पाते हैं, कई सारे किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं MSP के लिए, तो वहां पर हम लोग सब्सिडी नहीं दे पाए, तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं।
तो हमारे देश के अंदर अगर आप लोग बात करें काफ़ी लार्ज स्केल पर देखने को मिलेगा। आज की डेट में भी हम लोग रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट नहीं कर रहे हैं। हालांकि श्रीलंका बार बार चिल्लाता है कि इंडिया जो है मछली को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, पर लेकिन जब एडवांस कंट्री के कंपेयर करेंगे आप लोग यहाँ पर इसको, जैसे यूएसए हो गया, जापान हो गया या यूरोपियन कंट्री होगी, उनके पास में टेक्नोलॉजी काफ़ी ताकतवर है और वो इसको धड़ल्ले से इस्तेमाल करते हैं। तो इसकी वजह से कई सारी दिक्कतें देखने को मिलती है। यानी कि हम फिर भी अच्छे बच्चे की तरह काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम लोग बिल्कुल ही अतकी मचा रखी है जैसे वेस्टर्न वर्ल्ड ने दुनिया में अतकी मचा रखी है। तो ये बातें समझाई गई हैं। ये एक ऐसी स्लाइड है जिसको आप लोग दिल से लगा सकते हैं। मछली से रिलेटेड जो भी बातें होगी कल को लिखने के लिए आती है इस सेक्टर के बारे में कुछ भी, तो ये आप लोगों का एक आंसर भी यहाँ से कंप्लीट कर देगा। डायरेक्ट क्वेश्चन अगर ऑब्जेक्टिव टाइप आप लोगों से कोई पूछ ले उसके बारे में आप लोग बता सकते हैं। और ओवरऑल अगर हमारी कंट्री में क्या क्या कंट्रीब्यूशन है मछली के बारे में, तो वो भी आप लोग यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। हमारे देश में अगर फिशरी सेक्टर के बारे में बात करें तो 7.7% है ग्लोबल का फिश प्रोडक्शन, यानी कि दुनिया में जितना फिश प्रोडक्शन होता है उसका 7.7 इंडिया में होता है। थर्ड है लार्जेस्ट हम लोग फिश प्रोडक्शन में कंट्री के बारे में बात करें, और सेकंड लार्जेस्ट है हम लोग एक्वाकल्चर। एक्वाकल्चर यानी कि जो एक तरीके से मछली पालन किया जाता है उसके बारे में बात की जा रही है। हमारी कंट्री जो है यहाँ 10% ग्लोबल की जो फिश बायोडाइवर्सिटी है वो आप लोगों को देखने को मिलेगी, और टोटल 17 मेगा बायोडाइवर्सिटी रिच कंट्री में से आप लोगों को इंडिया नजर आती है। हमारी कंट्री में अगर आप लोग बात करें, एक टाइम था 1950 में 5 लाख टन फिश हम लोग यहाँ पर बेसिकली इसको हम लोग एंजॉय किया करते थे, पर लेकिन अभी ये बढ़कर ये 142 लाख हो चुका है। 19 अगर 20 का आंकड़ा आप लोग बात करोगे, इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं जब ये इतना बड़ा संख्या में यहाँ पर बढ़ गया तो इसका मतलब ये कि दुनिया भर के लोग डिपेंडेंट हो गए। जी हाँ, काफ़ी सारे लोगों को यहाँ पर ये आज के डेट में एक तरीके से काम धंधा प्रोवाइड करा रहा है और उनकी रोजी रोटी यहाँ से चल रही है। अबाउट 16 मिलियन जो फिशर्स हैं आज के डेट में और जो फिश फार्मर्स हैं वो देश के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जिसकी वजह से उनकी रोजी रोटी चलती है और यहाँ पर काफ़ी बड़ा रोल प्ले करते हैं। हमारी कंट्री से जब कुछ भी चीज़ हम लोग एक्सपोर्ट भी करते हैं तो उसमें भी काफ़ी बड़ा रोल निकल कर आता है। हमारी कंट्री में अगर जीडीपी में आप लोग बात करें, ये पहले 0.40% हुआ करता था 1950s में, फिलहाल 1% जीडीपी का है। बहुत बड़ा आंकड़ा होता है ये। 1% हम लोग अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर भी खर्च नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से देश के अंदर कई सारी बातें उठ रही हैं। 1% जो है अगर बढ़ा दी जाए हमारी कंट्री में हेल्थ के ऊपर, तो गवर्नमेंट के पसीने छूट रहे हैं काफ़ी लंबे समय से, उसमें नहीं बढ़ाया जा रहा है। तो आप लोग समझ सकते हैं कितना बड़ा ये रकम होता है। तो 1% जीडीपी में ओनली फिशरी सेक्टर से आ रहा है, तो अपने आप में ही काफ़ी बड़ी बात है। इसीलिए इसको सनराइज सेक्टर की कैटेगरी में यहाँ पर डाला गया, ताकि आने वाले टाइम पर इसके ऊपर फोकस भी दिया जा सके और इसकी प्रोडक्टिविटी को और अच्छे से बढ़ाया जा सके, क्योंकि एनुअल ग्रोथ जो है वो लगभग 10% की आप लोग यहाँ पर इसके अंदर देखने को मिलेगी। तो लोगों को इनकम, उनकी ग्रोथ, इसके चलते बहुत सारी और चीज़ें आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। तो कहने का मतलब ये कि अपने आप में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है हमारे देश का ये फिशरी सेक्टर। चाहो तो इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग, ठीक है। कुछ फैक्ट्स हैं यहाँ पर इंडिया से रिलेटेड, पर लेकिन कुछ ऐसे हैं जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, पर कुछ ऐसे हैं जहाँ से क्वेश्चन भी बन सकते हैं। जैसे टॉप एक्सपोर्टिंग डेस्टिनेशन अगर बात करें यहाँ पर फिशरी से रिलेटेड यहाँ पर, तो आप लोगों को थाईलैंड, यूएई, सिंगापुर, ये यहाँ पर हांगकांग, चाइना, जॉर्डन और ताइवान। स्टेट जो में सबसे बड़े ब्रीडिंग जो यूनिट है देश के अंदर में, तो ये है तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरला, राजस्थान और मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। कोल्ड स्टोरेज जो है वो काफ़ी जरूरी होता है इसके लिए। इसी के साथ में हमारी कंट्री में जो फिशिंग हार्बर है अंडर सागरमाला के तहत, उसके तहत भी काम किया था, क्योंकि सागरमाला प्रोग्राम इसी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग यहाँ पर लेकर आए थे। इंडियन जो मेरीन जो प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट है वो ऑल टाइम हाई आप लोगों को देखने को मिलते हैं, और जिसमें 30% की ग्रोथ है। जब पूरा मेरीन जो प्रोडक्ट के बारे में आप लोग बात करते हैं तो आप लोग यहाँ पर इसको समझ सकते हैं, जो लाइफ बिलो वाटर के बारे में हम लोग बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंदर में, तो इसके ऊपर इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट देखने को मिलता है। इवन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो 16वां है, ठीक है, जो 14वां है, तो 14वें गोल के अंदर में यहाँ पर एजेंडा है सस्टेनेबली हम लोग को चीज़ों को लेकर चलना है। तो यहाँ पर ग्लोबल फिशरी जो सब्सिडी है उसको भी यहाँ पर आप लोग यहाँ से कनेक्ट करके देख सकते हैं, जिसके चलते फोकस दिया जा रहा है कि सब्सिडी जो है वो किस तरीके से आप लोगों को रखनी है। इसकी वजह से ओवर फिशिंग होती है, यानी कि लोग जो है और ज़्यादा मछलियाँ पकड़ते हैं और दिक्कतें देखने को मिलती हैं। तो यानी कि पूछ ले कल को अगर सस्टेनेबल कौन सा डेवलपमेंट गोल जो है वो WTO के अभी यहाँ पर जो एग्रीमेंट है उसके साथ में कनेक्ट करता है। तो आप लोगों से ऐसे भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ ले आते हैं। तो बेसिक पर्पज मेरा बताने का यहाँ पर यह कि इस तरीके से आप लोगों के माइंड में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, तो बिल्कुल माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी यहाँ पर। बाकी आप लोगों को एक तरीके से कोई भी टॉपिक को ऐसे तैयार करने ताकि एग्जामिनेशन हॉल में बैठो और क्वेश्चन बने तो आप लोग कंफ्यूजन में न आओ। स्लाइड आप लोग अच्छे से देख लो। यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों से पूछता हूँ, देखता हूँ कौन आंसर देता है। इनलैंड फिशरी प्रोडक्शन के बारे में बात की जा रही है। 11.2 यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा और यहाँ पर 3.8, ठीक है।
तो ये मीट्रिक टन की बात की जा रही है। अगर बात करें तो यानी कि इनलैंड पर ज़्यादा होता है और मैरीन पर कम। एक्सपोर्ट के बारे में बात की जा रही है, ये सब चीज़ें। क्वेश्चन आप लोग देखोगे तो काफ़ी कॉमन सेंस के क्वेश्चन होते हैं जो कि एग्जाम में आप लोगों से पूछे जाते हैं। तो एक ऐसा ही क्वेश्चन आप लोगों के लिए फ्रेम किया गया यहाँ पर। ये क्वेश्चन है यहाँ पर इसी पर्टिकुलर मुद्दे को लेकर। करेक्ट स्टेटमेंट आप लोगों को बतानी है। इंडिया का इनलैंड जो फिश प्रोडक्शन है वो मोर देन मैरीन फिश प्रोडक्शन है, ये बोला गया। दूसरा बोला गया ओनली द कोस्टल स्टेट हैव द मेजर ब्रीडिंग यूनिट। यहाँ पर अभी आप लोगों को मैंने क्या दिखाया, यहाँ पर आप लोगों को अंदर के भी स्टेट दिखाए थे, ठीक है। तो यहाँ पर बोला गया कि कोस्टल एरिया में ही आप लोगों को नॉर्मली ये देखने को मिलते हैं। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ए में बोला गया 1, बी बोला गया 2, सी में बोला गया बोथ और डी बोला गया नन ऑफ द अबोव। तो सही आंसर आप लोगों को बताना है ए, बी, सी, एफ, डी। तो देखता हूँ सही आंसर कौन देता है, ठीक है। वीडियो को पॉज कर अटेम्प्ट कर लिया करो, अच्छा रहेगा। सही आंसर क्या है यहाँ पर? सही आंसर है ए, क्योंकि सेकंड स्टेटमेंट गलत है। क्यों? क्योंकि तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरला, राजस्थान भी है यहाँ पर, ठीक है। मध्य प्रदेश भी है, कोस्टल एरिया थोड़ी ना है ये, ठीक है। तो ये देख सकते हैं आप लोग। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से बनते हैं अक्सर। इनलैंड फिशरी और ये मेरीन के बारे में आप लोगों को बताई दिया, तो कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। आंसर यहाँ पर ए हो गया, क्योंकि सेकंड स्टेटमेंट तो अपने आप ही गलत होगी। इसके ऊपर तो एक तरीके से ना बिल्कुल आप लोग कॉमन सेंस लगा सकते थे। डायरेक्ट क्वेश्चन बना आप लोगों से यहाँ से। डायरेक्ट है यहाँ पर, ये टर्म कई सारी यूज की जाती हैं। एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, एग्रीमेंट ऑन एप्लीकेशन ऑफ द सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी जो मेजर्स होते हैं, पीस क्लोज के बारे में बात की जाती है, ठीक है। तो ये सारे आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेंगे। किससे रिलेटेड है यहाँ पर ये बात की जा रही है। कितना पिद्दी सा क्वेश्चन पूछना। अगर ये सारी चीजें आप लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं तो फिर ये क्वेश्चन कितना पिद्दी सा हो गया कि ये किससे रिलेटेड है, ठीक है। तो डायरेक्ट आंसर आप लोगों के सामने सी हो गया। तो अगर आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन करके जाते हो ना एग्जामिनेशन हॉल में, तो फिर आप लोगों को लगता है यार पेपर बनाने वाले ने जाती कर दी, इतना आसान पेपर बना दिया। तो इसलिए हमेशा अपने आप को पॉजिटिव जोन में रखो, और वो तब होगा जब आप लोग एक अच्छी प्रैक्टिस कर जाओगे, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को ये दोनों आर्टिकल काफी शानदार तरीके से समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप लोग उसको क्लियर करके आगे बढ़िएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप लोगों के माइंड में डाउट होना चाहिए। वैसे थोड़ा सा ये भी यहाँ पर डाल दिया, गवर्नमेंट के कई सारे इनिशिएटिव हैं यहाँ पर इसको लेकर, तो ये आप लोगों के लिए स्लाइड डाल दिए। और यहाँ पर वर्ल्ड फिशरी डे जो है वो यहाँ पर सेलिब्रेट किया था नवंबर 21 को, ठीक है। तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन है जो कि आप लोग याद रखिएगा। आप लोगों से एक क्वेश्चन मैं यहाँ पर पूछूंगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में कौन सा गोल है यहाँ पर अगर बात करें, जो यहाँ पर बात करता है क्लीन वाटर और सैनिटेशन के बारे में। ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिए, देखता हूँ कौन सी आंसर देता है। बहुत सारे बच्चे सही आंसर देते हैं, अच्छा लगता है जब आप लोगों के आंसर पढ़ता हूँ। देखिए ये बेसिक तरीका है कुछ नया सीखने का। जब आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको सर्च करो, उसके बारे में आंसर दो, तो इसका मतलब ये कि आप लोग अपनी बुद्धि का विकास करना चाह रहे हैं। वरना जो पढ़ाया बस पढ़ा दिया, उसके बाद में साइड में फेंक दी उठाकर, ना क्वेश्चन का आंसर देना, ना पार्टिसिपेट करना, ना ही कॉन्फिडेंस आएगा, ना ही अपनी चीज़ों को लेकर आगे चल पाओगे। तो ये सारी चीज़ें आप लोग को अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी, तभी आप लोग एक सही डायरेक्शन में अपनी पढ़ाई को लेकर चल पाओगे। बात करते हैं कुछ न्यूज़ की जो कि आगे चलकर कुछ एडिटोरियल भी बन सकते हैं। तो हल्का सा एक ओवरव्यू ले लेते हैं। द्रौपद जो मुर्मू जी है उन्होंने ये प्रेसिडेंट पद की जो है ओथ ले ली है। तो ये काफ़ी शानदार प्रेसिडेंट हमको आने वाले टाइम में मिलने वाले हैं। अगर बात करें ट्राइबल जो एक तरीके से एरिया पर काफ़ी फोकस रहेगा, इसी के साथ में यहाँ पर मैक्सिमम सब लोगों ने सपोर्ट किया इनको, ये काफ़ी अच्छी बात है। चाहे अपोजिशन हो चाहे कोई भी क्यों ना हो, सब सपोर्ट में आए हैं यहाँ पर। इसी के साथ में सी जिनपिंग की साइड से भी ग्रीटिंग भेजी गई है और ऑल ओवर वर्ल्ड से काफ़ी सारी बधाइयाँ इनको मिली है। तो पूरी एसएलवी परिवार की तरफ से भी बधाइयाँ, और इसी के साथ में एक नए प्रेसिडेंट मिले हैं, तो आप सभी लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशंस। अच्छे से इस चीज़ को सेलिब्रेट आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ में अगर बात करें यहाँ पर म्यांमार के अंदर काफ़ी बुरी कंडीशन देखने को मिल रही है। जो अपोजिशन के जो लीडर हैं उनको एग्जीक्यूट किया जा रहा है, यानी कि उनको जो है मौत के घाट उतारा जा रहा है, क्योंकि वहाँ पर आर्मी लास्ट ईयर फरवरी से वहाँ पर अपना तख्ता जो है वो एक तरीके से दबाए बैठी है, यानी कि पॉलिटिकल पार्टी का तख्ता पलट करके। तो इसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है, ठीक है। एक बिल लाने की बात की जा रही थी यहाँ पर कि हॉस्पिटल के अंदर जो अटैक्स होते हैं उनको कैसे टैकल करके चलना है, तो उसी के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। अब यहाँ पर इसके ऊपर कोई बिल नहीं लाया जा रहा है, ये आरटीआई में बोला गया। आप लोग क्या लगता है जो अटैक होते हैं हॉस्पिटल के अंदर में, उससे रिलेटेड कोई बिल लाना चाहिए कि हाँ हॉस्पिटल के अंदर अटैक हो गया, प्रॉपर्टी बेकार कर दी, उसको लेकर आप लोग ही क्या रहे आप लोग बता सकते हैं। अभी लखनऊ में लुलु मॉल के अंदर जो सिचुएशन देखने को मिली थी, सेम पैटर्न अभी यहाँ पर मेरठ के अंदर एक मॉल में देखने को मिली। तो ये बेसिक तरीका यहाँ पर है कि कैसे यहाँ पर सौहार्दपूर्ण माहौल को बेकार करना है, यानी कि एक तरीके से मॉल के अंदर नमाज पढ़ाया जा रहा है। तो वो सारी चीज़ों का सीधा सीधा मतलब यहाँ पर ये, ताकि लोग जो है वो आपस में लड़े। और खासकर ये नुपुर शर्मा का जब से वो स्टेटमेंट आया तब से लेकर यहाँ पर एक तरीके से ये उकसाने की कोशिश की जा रही है अलग अलग तरीके से। तो ये काफ़ी एक तरीके से खतरनाक चीज़ है हमारी सोसाइटी के लिए, तो इसको देखना पड़ेगा। और यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा बात बोली गई कि अपोजिशन हो चाहे कोई भी क्यों ना हो, आप लोग जब देश की बात है तो साथ में आया करो। अपोज करने के लिए अपोजिशन नहीं, बस एक तरीके से कंट्री के नाम पे, सोसाइटी के नाम पर सबको एक साथ रहना चाहिए। तो एक अच्छी स्पीच थी इनकी, अगर आप लोगों ने सुनी होगी तो आप लोगों को अच्छा लगेगा।
बाकी यहाँ पर बात करें कोलिजियम सिस्टम के बारे में, 35 जो जज हैं अभी यहाँ पर दिए जा रहे हैं हाई कोर्ट के अंदर में। कोलिजियम सिस्टम के बारे में 1-2 दिन के अंदर एडिटोरियल भी आ सकता है, इसको डिटेल में डिस्कस कर दूंगा। पूरा कोलिजियम सिस्टम क्या होता है पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, रिवीजन हो जाएगा जिस किसी को अभी भूल गए होंगे, काफी पहले डिस्कस किया था, तो डिटेल में समझ लेंगे। ये ऐसे आर्टिकल आते हैं जो रेगुलर आप लोगों के आते रहते हैं, अभी इन हाई कोर्ट में हुआ है, कल को फिर किसी और हाई कोर्ट में हो जाएगा। तो इसीलिए कहता हूं कि एक बार किसी टॉपिक को उठाओ, उसको पकड़ो और उसका एक बार पूरा एक नोट्स बना डालो, ठीक है। उन्हें नोट्स बना डाला तो लाइव जिंगल आला, ठीक है। तो ऐसा होगा रेगुलर, जो देखिए न्यूज़पेपर पढ़ने का टाइम कैसे कम होगा, जो रेगुलर टॉपिक रिपीट हो रहे हैं अगर उनको आप लोग प्रॉपर वे में एक बार अपने नोट्स बनाने स्टार्ट कर देंगे तो फिर खासकर आप लोगों को अपना बर्डन कम लगने लगेगा, ठीक है। तो ये काम आप लोगों को करना है, तो इससे आप लोग अच्छी चीज़ों को एंजॉय भी कर पाओगे, तो थोड़ा सा इसका ध्यान रखिए। मेडिकल टेस्ट की बात की जा रही है यहाँ पर ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को लेकर, तो उसी के बारे में यहाँ पर ये आर्टिकल है। तो ये काफ़ी एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल बोल सकते हो, क्यों? क्योंकि ये अभी यहाँ पर आज की डेट में बात करें तो इनको एक पहले ट्रांसजेंडर थे जो कि इनको पायलट का लाइसेंस मिला, पर लेकिन ये उड़ा नहीं पाए, कुछ हार्मोनल इशू की वजह से बोला गया कि इनके हार्मोनल जो इशूज चल रहे हैं उसका एक तरीके से नहीं, एक उसके ऊपर ये इसका इलाज करवा रहे हैं, तो सब चीज़ें चलती रहेंगी, इनके द्वारा ये बोला गया था। तो ये मैटर अभी यहाँ पर ये कि ये हो सकता है जल्दी इनको एक लाइसेंस मिल जाए अगर ये ठीक ठाक है सारी चीज़ों को लेकर। एविएशन इंडस्ट्री के अंदर में जो अग्निवीर हैं उनको लाने की बात की जा रही है, तो ये भी काफ़ी बड़ी बात आप लोग यहाँ पर बोल सकते हो, अपने ही यहाँ पे अप्रिशिएट करने वाली बात है। सी जिनपिंग जो है यहाँ पर ये आज की डेट में एक नहीं कहते पकड़ बनाए बैठे हैं पूरी उसके ऊपर की कोशिश करेंगे सारी चीज़ें इनके कंट्रोल में रहे, तो वो कोशिश की जा रही है यहाँ पर। रसिया के जो लीडर है साफ साफ बोल दिया कि पूरा मुद्दा है कि जेलेंस्की को उठाकर फेंकना है, तभी जाकर जिंदगी जो है वो ठीक तरीके से चल पाएगी। तो ये बातें हैं, तो देखते हैं आगे क्या चीज़ें बनती है, क्योंकि हो सकता है जेलेंस्की जैसे काम कर रहे हैं आने वाले टाइम में उनको नोबेल प्राइज दे सकता है वेस्टर्न वर्ल्ड मिलकर, यूएसए और यूरोप, जिस तरीके से वो वहाँ पर टिके हुए हैं और उनको फॉलो कर रहे हैं, ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं, ठीक है। इसी के साथ में देखिए यहाँ पर जैसे मैंने बोला बेल के बारे में कई सारे आर्टिकल आ चुके हैं, तो पूरा डिटेल में डिस्कस कर लेंगे यहाँ पर। आज भी आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर, पहले भी आप लोगों को आर्टिकल देखने को मिल रहे हैं, तो इनको काफी डिटेल में मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा, कई सारे आर्टिकल इकट्ठे करके हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर एक आर्टिकल था जो कि स्पेस जो सेक्टर के बारे में था। आज के डेट में अगर आप लोग बात करें स्पेस इंडस्ट्री जो है हमारे देश की काफी ज्यादा बढ़ रही है, और प्राइवेट जब पार्टिसिपेट करता है तो उसमें एक अच्छा खासा बूस्ट मिलता है ताकि उसमें और अच्छी अच्छी चीज़ों को आगे लेकर चला जा सके। तो एनकरेज किया जा रहा है कि एक तरीके से प्राइवेट सेक्टर आ सके, क्योंकि आप लोग देखेंगे यूएसए में जाएंगे तो नासा के साथ में आप लोगों को इलोन मस्क जैसे और भी कई सारी कंपनी खड़ी हुई मिलेंगी जो कि अच्छे से काम करती है। तो इससे क्या होगा, स्पेस टूरिज्म अभी यूएसए के अंदर में जो नया फंडा लेकर आ जा रहा है उसमें मैक्सिमम प्राइवेट वाले लगे हुए हैं, पर हमारी कंट्री में भी बोला जा रहा है कि जो इसरो है वो ये काम करने वाली है। तो प्राइवेट वाले अगर आते हैं तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर एक अच्छे लेवल पर एक कंपटीशन भी बनता है, और हमारे लेवल हमारी कंट्री में एक बिजनेस भी आता है, कहीं ना कहीं आप लोग ऐसा बोल सकते हैं। हालांकि इसके ऊपर एक पूरा आर्टिकल मैं डिस्कस करने वाला हूँ जिसमें हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे कि हमारी कंट्री की स्पेस इंडस्ट्री को कैसे अभी आने वाले टाइम में इसरो लेकर चल रही है, अभी किस किस तरीके से क्या क्या प्रोजेक्ट चल रहे हैं, तो पूरा डिटेल में एक टॉपिक आएगा आप लोगों के लिए। देखिए एक डिटेल में देखिए डेली अगर आप लोग सोच के चलो, अगर आप लोग 3-4 डिटेल के टॉपिक आप लोग अच्छे से कवर कर लेते हो डेली, ठीक है, तो आप लोग सोच के देखो कि महीने में कितने टॉपिक हो जाते हैं, ठीक है, और साल में कितने टॉपिक हो जाते हैं। तो इतने टॉपिक होंगे कि एग्जामिनेशन हॉल में जब जाकर बैठोगे ना, पुराने मेन से क्वेश्चन देखना, आप लोगों को पता चल जाएगा कि किस तरीके से चीज़ें यहाँ पर कवर की गई है। और जैसे कि अभी कारगिल वॉर वाला मैंने टॉपिक कवर किया, उसको आप लोग जरूर कवर करके जाना। ये ऐसे टॉपिक होते हैं जिनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोग के एग्जामिनेशन हॉल में बनते हैं। फिर से मैं यही बोलूंगा, हो सकता है कई सारे बच्चों को लगे, देखिए क्या रहता है, न्यूज़पेपर वाले आप लोग के एग्जाम के पॉइंट ऑफ से न्यूज़पेपर नहीं बनाते हैं, वो अपने हिसाब से बनाते हैं। तो डेली कोई ना कोई आर्टिकल आप लोगों को वहाँ पर छपे हुए मिलेंगे, पर लेकिन आप लोगों को अपने हिसाब से चीज़ों को लेकर चलना है कि एग्जाम में क्या सही है, ठीक है। तो वो रिपीट करेंगे डेली, तो आप लोग उसको बचिए, अपने टाइम को अच्छी जगह यूटिलाइज कीजिए, ठीक है। बाकी अंजलि गुप्ता के द्वारा बहुत ही अच्छे से आंसर दिए गए, तो आप लोग इसी तरीके से पार्टिसिपेट करो। आज के सेल्वी कमांडो है अंजलि गुप्ता। अच्छा लगता है जब पार्टिसिपेट करते हो, तो पार्टिसिपेट किया करो, ठीक है। आज के नए 5 शब्द हैं आप लोगों के सामने, देखता हूँ कौन कौन सेंटेंस फॉर्म करते हैं यहाँ पर, ट्राई जरूर कीजिएगा, आप लोगों के लिए है। अगर आप लोग इसको बेसिकली यूज नहीं करेंगे तो क्या मतलब है, तो इंप्रूव करेंगे आप लोगों की इंग्लिश बहुत ज्यादा है। बात की जा रही है लेविड। लेविड का मतलब होता है एक तरीके से इंपोज कर देना। आप लोगों ने देखा होगा कि हाँ जीएसटी लगा दिया, ठीक है, कोई फाइन लगा दिया, कोई फी लगा दी, तो उसके लिए शब्द यूज किया जाता है लेविड, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट शब्द है, आप लोगों को पता होना चाहिए। और कई बार जैसे आप लोग पेपर देने जाते हैं ना, जैसे यूपीएससी, एनडीएस, टीडीएस या ईपीएफसी, उनमें भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। इन्वेस्टेड का मतलब होता है एक तरीके से यहाँ पर, ये एक तरीके से देखिए शब्द जो होते हैं ना, अगर आप लोगों को इनका हिंदी और इंग्लिश मीनिंग जो आप लोगों को पता होगा तो दिक्कत नहीं रहेगी। इसका मतलब है ना परिकल्पना करना, परिकल्पित करना एक तरीके से, ठीक है। तो एक तरीके से नहीं, कोई चीज चाहिए फ्यूचर में, डिजायरेबल कोई इवेंट, कोई इंसिडेंट जो आप लोगों को पॉसिबिलिटी अच्छा ये होना चाहिए, तो वाली चीजें हैं यहाँ पर। वर्चुअस का मतलब होता है धार्मिक,
ठीक है। तो धार्मिक मतलब एक तरीके से जिसका एक स्टैंडर्ड हो, एक मोरल हो कि हाँ यार ये चीजें एथिकल हैं, ठीक है, तो वाली चीजें आप लोग बोल सकते हैं। वर्चुअस शब्द यहाँ पर यूज किया जाता है। और कभी भी देखिए आप लोग जब सेंटेंस फॉर्म करेंगे ना, तो उस शब्द के बारे में आप लोग सोचेंगे, वैसे मैं बोल दूं 5 शब्द पढ़ लेना, रट लेना, इनको पॉसिबल नहीं है ना यार ये चीजें। पर लेकिन अगर मैं बोलूं कि इनके ऊपर सेंटेंस फॉर्म करना है आप लोगों को, तो आप लोग उसको लंबे समय तक याद भी रख पाएंगे। तो वर्चुअस एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं धार्मिक, या फिर सद्गुणी बोल सकते हैं, गुणवान बोल सकते हैं उस इंसान को, एक अच्छे कैरेक्टर का इंसान आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। एस्वेज का मतलब होता है शांत। ये काफी एक इंटरेस्टिंग शब्द है यहाँ पर, जो एस्वेज, तो एक तरीके से शांत करना आप लोग बोल सकते हैं, शांत रहना, कि फीलिंग जो है वो इंटेंस फीलिंग थोड़ी कम रहे, ठीक है। ऑनस्लॉट का मतलब आक्रमण, माने होता है आक्रमण, ठीक है। तो यहाँ पर डिस्ट्रक्टिव अटैक करना काइंड ऑफ चीजें, तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये 5 शब्द हैं, पांचों के ऊपर सेंटेंस फॉर्म करने की कोशिश करना। फिर से वही बात बोलूंगा, कोई भी माँ के पेट से सीख के नहीं आता है, ट्राई कीजिएगा तो आप लोग आराम से इस काम को कंप्लीट कर पाएंगे। तो अच्छे से इसको ट्राई करना, ठीक है। बात करते हैं आज का जो इंपॉर्टेंट एक अलग से न्यूज आप लोग की आती है, ये है मानस नेशनल पार्क। मैंने बोला था यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट एक एक कर आप लोग की कवर हो जाएगी। तो आज हम लोग करेंगे बात मानस नेशनल पार्क के बारे में, और कहां पर ये लोकेटेड है, तो ये आप लोग यहां पर देख सकते हैं, ये पर्टिकुलर लोकेशन है मानस नेशनल पार्क की, यानी कि आसाम के अंदर आप लोग यहां पर ये देखने को मिलेगा। तो काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, खासकर नॉर्थ ईस्ट के जो भी नेशनल पार्क है आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। अगर एग्जैक्ट लोकेशन आप लोग देखना चाहते हैं तो यहाँ पर एग्जैक्ट लोकेशन है। आसाम के अंदर टोटल मिलाकर 7 नेशनल पार्क अभी आप लोगों को देखने को मिलेंगे। पहले 5 नेशनल पार्क यहाँ पर हुआ करते थे, अभी नए 2 और ऐड कर दिए। तो यहाँ पर रायमोना 2021 में ऐड किया गया। इसी के साथ में अगर देखेंगे दियांग पटकई, जो दियांग पटकई है यहाँ पर ये है, जो कि यहाँ पर ऐड किया गया कब, 2021 में। तो अभी फिलहाल यहाँ पर रायमोना हो गया, मानस जिसके बारे में अभी मैं डिस्कस करूंगा, ओरेंग नेशनल पार्क, नामेरी, दिब्रू सिको, ये होगा दियांग पटकई, और इसी के साथ में काजीरंगा। तो टोटल मिलाकर ये 7 नेशनल पार्क आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जिसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार मैच कराने के लिए आ जाता है, खासकर स्टेट पीसेस में, कि मैच करो ये नेशनल पार्क जो है वो किसके साथ में कनेक्टेड है। इसी के साथ में अगर बात करें मानस नेशनल पार्क के बारे में, तो मानस नेशनल पार्क, इसको मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आप लोग देखते हैं यहाँ पर ये था। इसी के साथ में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भी पार्ट यहाँ पर इसको बनाया गया, जैसे कि प्रोजेक्ट टाइगर, ये इसी के साथ में एलिफेंट रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व, ये सारे आप लोगों को देखने को मिलेंगे। और इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1990 यानी कि 1990 में। कोई आप लोगों से पूछ ले कि मानस नेशनल पार्क जो है वो किस चीज के लिए फेमस है, तो याद रखिएगा वाइल्ड वाटर बफेलो, यानी कि जो पानी के अंदर भैंस नॉर्मली रहती है, तो उसके बारे में बात की जा रही है जंगल के अंदर में, तो उनके लिए फेमस है यहाँ पर, यानी कि जो भैंसे होती है ना बफेलो, वाइल्ड वाटर बफेलो, तो इसके बारे में याद रखिएगा WWB के लिए फेमस है, WWF नहीं, WWB, ठीक है। तो ये आप लोगों से पूछा जा सकता है। अगर पूछे कि नेशनल पार्क गवर्न कौन करता है, तो ये याद रखिएगा नेशनल पार्क जो होता है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा गवर्न किए जाते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का पार्ट कब बनाया गया, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार बन जाता है, वो मैच करने के लिए आता है। तो 1985 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का पार्ट यहां पर इसको बनाया गया, ठीक है। तो ये काफी ऐसी चीजें हैं जो कि आप लोगों से कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो अगर आप लोगों को पता होगा तो आप लोग कंफ्यूजन में नहीं आएंगे और चीजों को अंडरस्टैंड कर पाएंगे, ठीक है। तो ये थी बेसिक चीज, तो कहां पर है, आसाम के अंदर है। आई होप कि आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी आई होगी। नेशनल पार्क के बारे में मैं टेलीग्राम पर पोस्ट कर दूंगा, जैसा आप लोगों ने देखा होगा, तो वहां से आप लोग इनको अपने पास में भी रख सकते हैं, SLUpedia टेलीग्राम पर, ठीक है। बाकी मेन टेलीग्राम में स्टडी लवर वीर, और आप लोग अगर कुछ भी सेंड करना चाहते हैं तो वो आप लोग यहां पर कर सकते हैं, studyloverveer@gmail.com। तो ये एक मेन जो आईडी है आप लोगों के लिए, ठीक है। इसी के साथ में फीडबैक जरूर दिया करो यार, अच्छा लगता है लेक्चर, जैसा भी आप लोगों को लगे मुझे जरूर बताया करो। स्टडी लवर वीर यहाँ पर आप लोग कनेक्ट हो सकते हैं टेलीग्राम, ये है ट्विटर वीर तालियान के नाम से, इसी के साथ में वीर तालियान के नाम से इंस्टाग्राम, और ये है यहाँ पर फेसबुक। यहाँ पर भी आप लोग कनेक्ट हो सकते हैं अगर आप लोग हैं। अगर आप लोग यहाँ पर नहीं है तो अलग से आप लोगों को प्रोफाइल बनाने की कोई जरूरत नहीं है, अगर हो तो आप लोग कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। बाकी आसपास सफाई रखिए, पानी और पेड़ पौधों को सेव कीजिए, पॉलिथीन और प्लास्टिक बैग वगैरह बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। लाइफ का पार्ट बना लीजिए यार, जिंदगी भर खुश रहोगे। और रिव्यू जरूर करना, दिल पर हाथ रखकर बोलो रिव्यू कर रहे हो ना रेगुलरली, हाँ बिल्कुल रिव्यू करना है, ठीक है। छोड़ना नहीं है, लेक्चर को रिव्यू करना है और सोचना है पूरा आज क्या हम लोगों ने डिस्कस किया है, ताकि लंबे समय तक आप लोग इसको याद रख पाओ। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं, तब तक अपना ध्यान रखिए। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करार। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।